Good evening, everyone. Good evening, sir. Ashish, good evening. Good evening, Ashish. आवाज आ रही है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज की नेक्स्ट क्लास का लास्ट क्लासेस के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का नाम था अर्ली डेवलपमेंट इन सी अर्चिन। राइट, हमने ये देख लिया कि भाई पहली बात हमने स्टार्टिंग से की थी, तो हमने सबसे पहले डेवलपमेंट ग्रोथ के बारे में बात की। फिर पता लगा कि ग्रोथ के साथ साथ उसके बाद स्पेसिफिकेशन, डिटर्मिनेशन, मॉर्फोजेनेसिस होती है। राइट, तो हमने धीरे धीरे पहले डेवलपमेंट को समझा, फिर ग्रोथ को देखा। ग्रोथ के बाद हमने बात की स्पेसिफिकेशन की, फिर डिटर्मिनेशन, फिर मॉर्फोलॉजी। ये सारी चीजें करते हुए हमने देखा कि भाई जाइगोट के बाद आपकी अगर एनिमल केस चल रहा है तो अलग अलग सिचुएशन आती है, लाइक मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला। फिर थ्री जर्म लेयर्स बनती है और थ्री जर्म लेयर से अलग अलग आपके बॉडी के पार्ट्स बनेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि भाई जब आप स्टार्टिंग से चले तो जाइगोट कैसे बना उसको हमने डिटेल में देखा। फिर किस किस टाइप के सेलुलर मूवमेंट होते हैं जब आपका ब्लास्टुला गैस्ट्रुला में बदलता है, तो अलग 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 टाइप के पहले क्लीवेज देखे, फिर उसके बाद अलग अलग टाइप के हमने सेलुलर मूवमेंट देखी कि सेल कैसे मूव करती है। देन उसके बाद हमने बात की कि भाई हमारे पास जो अलग अलग टाइप के जो मूवमेंट्स है उनको हमने डिस्कस करके फिर हम लास्ट अब हम बात करें कि अब हम ओवरऑल देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रही है अलग अलग। पहले हम सबसे पहले जो हमने एग्जाम्पल उठाया वो है सी अर्चिन का। राइट, तो इसको हम सबसे पहले देख रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके हम अलग बाकी जो और भी हमारे पास दो तीन एग्जाम्पल हैं। तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि जो सी अर्चिन के अंदर जो डेवलपमेंट है और वो भी अर्ली वाला, उसमें जो क्लीवेज है वो आइसोलेकिथल है, कंप्लीट है, होलोब्लास्टिक और रेडियल क्लीवेज है। इतनी बात डिस्कस की कर ली थी। और जब आपको 8 सेल स्टेज आप पहुंचते हो तो वो सारे के सारे इक्वल साइज के होते हैं। एक चीज याद रखना कि जब आप बात करते हो यही स्टेजेस की, प्लांट के केस में तो अलग होता है। प्लांट में आपको पता है ना, अलग अलग जैसे सारे स्टेजेस अलग है। ह्यूमन केस में हमारे पास अलग स्टेजेस आ रही थी, राइट। लेकिन जो प्लांट के केस में क्या होता है, जैसे नॉर्मल अगर हम एनिमल के केस में थे तो जाइगोट बन रहा था, फिर 8 सेल स्टेज, ब्लास्टुला, गैस्टुला और एडल्ट एनिमल बनता है। लेकिन जगह अगर हम प्लांट केस में जा रहे थे तो वहां पर जाइगोट बन रहा था, फिर 2 सेल स्टेज आती थी। लेकिन 2 सेल स्टेज में एक सेल बड़ी एक सेल छोटी, है ना। फिर उसमें ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता था, फिर उसमें हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता था, फिर टॉर्पिडो स्टेज आती थी, फिर प्लांट बनता था जाके। तो ये याद रखना कि प्लांट के डेवलपमेंट की केस में स्टेजेस अलग हो जाती है, 2 सेल, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर टॉर्पिडो शेप और फिर। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ तो हम एनिमल को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर हमने बात की कि हमारे पास क्या है, सी अर्चिन। राइट, तो सी अर्चिन के अंदर हम जो बात कर रहे हैं, बेटा अब मैंने आप लोगों को वो क्वेश्चन वाली पीडीएफ भेजी थी, सारे वो किया आप लोगों ने सॉल्व, कोशिश की लोगों ने उनको सॉल्व करने की? सर आज तो टाइम नहीं मिला था, कल कर लूंगी। आशीष बेटा, आशीष आवाज नहीं आ रही बेटा। ये गायब भी हो जाता है जल्दी। आशीष, भाग ही गया, गायब भी हो गया। चलो बेटा हम आगे करते हैं कंटिन्यू, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो सी अर्चिन था उसमें हमने कंसीडर किया है एकाइडर्म। एक मिनट रुको, मैं उसको मैसेज करता हूँ कि वो कर क्या रहा है। मुझे लगता है उसका नेट नोट के चला गया है शायद। चलो कोई नहीं।
तो हम बात करते हैं बेटा, इसमें आपको पता है कल हमने इतनी बातें डिस्कस कर ली थी और हमें पता लग गया था कि 8 सेल स्टेज यहाँ तक बन गई थी, राइट। तो आगे हम कंसीडर करते हैं। फिर हमने बात की कि भाई आपके पास जैसे जैसे 8 सेल के बाद हम पहुंच गए हैं एट 60 सेल स्टेज, है ना। और इस स्टेज के ऊपर आपको अब फेट मैप रिसीव होने वाला है। तो कहता है कि जो जो टोटल आपको 60 टाइप की जो सेल स्टेज है उसमें हमें एक्चुअल में 3 टाइप के साइज की कुछ सेल्स मिल रही है। एक मिल रही है हमें मैक्रोमेयर सबसे बड़ी, और एक हमें मिल रही है मीजोमेयर्स, और एक हमें जो जिसमें मीजोमेयर और मैक्रोमेयर तो मतलब अपने अपने सेम साइज में है, लेकिन जो माइक्रोमेयर्स है वो फर्दर दो पार्ट में है, एक लार्ज माइक्रोमेयर्स और एक स्मॉल माइक्रोमेयर, राइट। इतनी बात हमें पता थी। तो जो मैक्रोमेयर है उनकी दो लेयर है, जिसको हम बोल रहे हैं वेज वन, यानी वेजिटल पोल साइड को, वेजिटल पोल की साइड को। तो जैसे हम बात करें कि हमारे पास ऐसा एक बना हुआ है, ठीक। और उसमें वो कहता है कि जो ये वाली जो सेल है आपकी, इतनी बड़ी बड़ी सेल, तो ये हमें कहाँ मिल रही है, ये जो इसकी डायरेक्शन है वो हमें मिल रही है वेजिटेबल। तो इसको इसको हमने क्या बोला, वेज वन। और इसको हम क्या बोल, आशीष आवाज आ रही है बेटा, वेज टू। अच्छा नेहा मैम आ गए हैं। मैम आप लेट हो गया आज क्लास में। सर मेरा फास्ट था ना, तो वो खाना खा रही थी मैं, तो लेट हो गया। अच्छा चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास बेटा दो लेयर है। एक कल हमने बात की थी डिस्कस प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास टोटल सेंटर में हमारे पास क्या जो वेजिटल पोल की साइड को है उसमें साइज हमारे पास सबसे बड़ा है, बिग साइज की है। तो उसको हमने नाम दिया है वेज वन और वेज टू, राइट। उसके अलावा हमारे पास माइक्रोमियर है, पर वो दो डिजाइन में है। एक बिल्कुल बिल्कुल ही छोटी और एक थोड़ी सी बड़ी, राइट। तो इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ऊपर वाले को हम बोल रहे हैं लार्ज माइक्रोमेयर और नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल माइक्रोमेयर। उसके बाद हमारे पास जो मिडल साइज की जो है वो सेल्स है अवेलेबल है, और उनकी भी दो हमारे पास लेयर्स है। और इनकी लोकेशन है वो है एनिमल पोल की साइड, नीचे क्या होता है वेजिटल पोल। तो इन इन दोनों को हमने अलग अलग नाम दिया है, एनिमल पोल वन और एनिमल पोल टू। तो ये हमारे इस तरीके से हमारे पास कल हमने बात की थी कि एक ये आपके पास जोन आ गया, एक जोन ये आया है ना। तो ये सारी हमने कल बाइफिकेशन कर ली थी, और इनसे हमें क्या मिलने वाला था वो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो हमारे पास मीजोमेयर्स हैं वो इक्वल साइज की होती है, ये मैंने लिखा हुआ है। मीजोमेयर है इक्वल साइज की, और इसमें जो सबसे अपर लेयर है और जो लोअर लेयर है वो दोनों मिलके क्या बनाती हैं, फ्यूचर में जाके आपके लिए एक्टोडर्म की फॉर्मेशन करेंगी। उसके बाद उसने कहा कि जो आपके पास वेज वन है, वेज वन का जो अपर पार्ट है वो बनाएगा ओरल एक्टोडर्म। उसके बाद उसने कहा वेज वन का बाकी रिमेनिंग पार्ट और वेज टू का अपर पार्ट मिलके क्या बना रहा है, वो बना रहा है एंडोडर्म। क्या बना रहा है, एंडोडर्म। वेज वन का कौन सा पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट और वेज टू का अपर पार्ट मिलके क्या बना रहा है, एंडोडर्म। इतनी बात होगी। उसके बाद वेज टू का जो मिडिल पार्ट है वो बना रहा है सेकेंडरी मीजनकाइम। क्या बना रहा है, सेकेंडरी मीजनकाइम। कैसे बिहेव कर रहा है, सेकेंडरी मीजनकाइम की तरह। और सेकेंडरी मीजनकाइम आगे क्या बनाएगा, नॉन स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम। अलग अलग जीन्स के वो कौन होने वाले आज हम देखेंगे। तो सेकेंडरी मीजनकाइम से हमें क्या बनेगा, नॉन स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम, और उससे फ्यूचर में जाके आपको इम्यूनोसाइट्स, मसल्स और पिगमेंटेड सेल्स मिलेंगी। आगे उसने बोला कि जो आपकी वेज टू का जो लोअर पार्ट है वो और आपकी स्मॉल माइक्रोमेयर्स है वो आपस में मिलकर क्या क्या बनाएंगे, सिलोम। इसके अलावा जो हमारी लार्ज माइक्रोमेयर्स है वो वो जो लार्ज माइक्रोमेयर्स है हमारी, वो कैसे बिहेव कर रही है, स्केलेटोजेनिक सेल की तरह। कैसे कैसे बिहेव कर रही है बेटा, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम सेल। और इससे हमारे लिए ये मतलब एक्चुअल में क्या है, हमारा प्राइमरी मीजनकाइम है जो आपकी लार्ज माइक्रो मीजनकाइम। और प्राइमरी मीजनकाइम आगे जाके क्या बनाएगा, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम। और उससे क्या बनेंगे, स्पिक्यूल्स, जो क्या करेगा आपके लिए बॉडी के लिए स्केलेटल रॉड फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, स्केलेटल रॉड फॉर्मेशन। तो जो आपकी लार्ज माइक्रोमेयर्स है वो बिहेव कर रही है मीजनकाइम की तरह, और जो आपका वेज टू का जो मिडल पार्ट है वो आपके लिए बिहेव कर रहा है सेकेंडरी मीजनकाइम। इन चीजों को आप याद रखना है। बाकी तो इससे कनेक्टेड है कि प्राइमरी मीजनकाइम आपके लिए ये सारी चीजें बनाएगा और सेकेंडरी मीजनकाइम आपके लिए ये चीजें सारी बनाएगा।
अगर प्राइमरी मेसेनकाइम आपकी बॉडी के लिए स्केलेटल रॉड फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि स्पिक्यूल्स बना रहा है, और अगर आपका सेकेंडरी मेसेनकाइम है तो वो आपके लिए क्या बना रहा है, इम्यूनोसाइट सेल्स, मसल सेल्स और पिगमेंटेड सेल, यानी कि ये नॉन स्केलेटोजेनिक है। जबकि ये वाली ये स्केलेटल रॉड है, मतलब इसमें स्केलेटल आपकी बॉडी के लिए, आपकी पर्टिकुलर सेल के लिए क्या बन रहा है, स्केलेटन बन रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्केलेटोजेनिक सेल। क्या बोल रहे हैं, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल। समझ आया? यस सर। यस सर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हमने जो बातें अभी डिस्कस की, जो हमने सुबह भी इतना तो हमने सुबह भी कर लिया था, तो आगे उसको हम और कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो है, हम अब उसका फेट डिटरमाइन कर रहे हैं, फेट डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। फेट डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है कि आपको अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया ना, कि ये जो मैंने कलर डिफरेंशिएशन किया इसीलिए किया हुआ है, राइट। और इसके अंदर हम सारी चीजों का हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि वही अभी पीछे जो सारी चीजें डिस्कस की हैं कि भाई एक्टोडर्म बनेगी, ओरल एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सेकेंडरी मेसेनकाइम है ना, और प्राइमरी मेसेनकाइम से क्या बनेगा, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। और सेकेंडरी मेसेनकाइम से क्या बनेगा आपका, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। इतनी बातें मैं पता लगी। तो कहता है कि मेन जो हमारी सिग्नलिंग सेल है वो कौन है हमारी, एक तो है हमारी स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल, और दूसरी क्या है, एंडोडर्मल सेल। दो ही आपकी मेन है इसमें, एक है आपकी स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, और या हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी मेसेनकाइम, एक ही बात है। और दूसरी आपकी क्या है, एंडोडर्मल सेल। कौन सी है, एंडोडर्मल सेल। वो कहता है जो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम सेल है वो कैसी है, एक ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड सेल है। ऑटोनोमसली मतलब उसको दोबारा बाहर से कोई एक्टिवेट नहीं कर रहा, वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिवेट होती है, राइट। तो ये कैसी है, ऑटोनोमस स्पेसिफाइड है। दूसरी बात, 4 सेल स्टेज पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 सेल स्टेज, लार्ज माइक्रोमियर्स एंड वेज टू टायर सेल। इसमें हम अगर बात करें कि जैसे आप 4 सेल स्टेज पे पहुंचोगे, कितनी जैसे शुरुआत से आप चल रहे हो और आप पहले जाइगोट है, फिर 2, फिर 4 सेल स्टेज पर क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, लार्ज माइक्रोमियर्स और वेज टू टायर सेल, ये मिलेंगे आपको, राइट। लार्ज माइक्रोमियर्स, कौन से वाले, लार्ज माइक्रोमियर्स एंड वेज टू, मतलब लार्ज वाले कौन से, ये वाले बात कर रहा हूं मैं, ये आपके लार्ज माइक्रोमियर्स और वेज टू का जो आपके पास सेकंड वाला टायर है, वेज टू। और वेज टू कौन, ये वाले कौन से आपके, ये वाले जो टायर है, ये वाला जो टायर है ये कौन सा है, वेज वन। वेज वन का मतलब वेजिटल पोल वन, मतलब वेजिटल पोल की सेल्स वन और वेजिटल पोल की सेकंड है ना, दो, उसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया, ये वेज टू है। तो कहता है कि जब आप 4 सेल है कि लार्ज आपके पास जो लार्ज माइक्रोमेयर्स है और वेज टू का टायर सेल है, इसमें क्या हो रहा है, एक्युमुलेशन ऑफ डाई एंड बीटा कैटेनिन इन दी वेजिटल कॉर्टेक्स। सबसे बड़ी बात की वेजिटल जो पोल होता है, हमने पहले जब सबसे पहले डिस्कस किया था, जब हम डाइशेल्फ के जो हमारे पास जो बीटा कैटेनिन और जो डाइशेल्फ थे उसको हम डिस्कस कर रहे थे, राइट। तो उसमें हमने बात की थी कि आपके पास जो बीटा कैटेनिन होती है और जो अब वो जो बीटा कैटेनिन है वो वैसे इनएक्टिव होती है, कैसी होती है, इनएक्टिव, है ना, क्योंकि उसके ऊपर हिडन किया होता है उसको। अब बीटा कैटेनिन को हिडन किसने किया था, GSK3 ने, तो वो GSK3 उसको रोक के रखता है ना, इतनी बात हमें पता थी। तो अब हमारे पास क्या हो रहा था कि जैसे ही वो, आपको पता है कि वो रोटेट करता है और आपकी वो JBP रिलीज होती है, अब वो किसके अंदर होती है, जो आपके डाई शेल्फ होते हैं। तो डाई शेल्फ के रिलीज होने से, जहां पर डाई शेल्फ है, डाई शेल्फ यानी कि DSH है, तो DSH अगर होगा यानी डाई शेल्फ होगा, तो बीटा कैटेनिन काम करेगी। और जब बीटा कैटेनिन काम करेगी तो वो आगे सारी चीजों को, जैसे वो क्योंकि वो एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और वो आपके लिए ऑर्गेनाइजर जोन बना के देगी, फिर एक्सएनआर आएगा, फिर न्यू कूप सेंटर बनेगा, और फिर आगे ये सारे इंटरकनेक्टेड है। पर जब तक बीटा कैटेनिन चुप है तो ये सारी चीजें नहीं बन पाएंगी। तो बीटा कैटेनिन को जगाने वाला कौन होता है, DSH।
क्योंकि डीएसएच के पास क्या है, जीबीपी, और जिसके पास जीबीपी है वो हाइड कर देती है जीएसके3 को, क्योंकि जीएसके3 चलने नहीं देती किसको, बीटा कैटेनिन को। इतनी बातें हमने डिस्कस की हुई है पहले, ये सारी चीजें लिंक अप है, अगर आप पीछे वाला कनेक्ट करेंगे तभी समझ आएगा। तो यहाँ उसने कहा कि भाई आपके पास अब ये जो सारे काम कर रहे हैं ना, ये उन्हीं के असर से कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो लार्ज आपके पास क्या है, जो लार्ज माइक्रोमीटर्स है, और जो आपके पास आपके वेजिटू जो टायर है, अब उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, कहता जो वेजिटल पोल है, मतलब अगर मैं आपको सेल जैसे मेरे पास ये आपकी एम्ब्रियो, और ये हमारा एनिमल पोल है, और ये हमारा क्या है, वेजिटल पोल। ये एनिमल पोल है और ये वेजिटल पोल। तो उसमें हमने क्या बात की थी कि हमारे पास जो बीटा कैटेनिन है, जो डाइशेल्फ है, वो डाइशेल्फ कहाँ होता है, इस वाले जोन में, है ना, ये डाइशेल्फ है। अब क्या होगा, ये जो डाइशेल्फ है, तो हमारा जो डाइशेल्फ है वो हमेशा कहाँ होता है, वेंट्रल वाले पोल पे, है ना। तो अब इधर पे जो जितनी भी बीटा कैटेनिन होगी, यहाँ पर जो जितनी भी बीटा कैटेनिन होगी, वो उनका जो जेबीपी है, क्योंकि जेबीपी किसके पास है, डाइशेल्फ के पास। डाइशेल्फ के पास जेबीपी है, और जेबीपी जैसे रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा डाइशेल्फ है उसके पास क्या है, जेबीपी, और जेबीपी को आता है किसको रोकना, GSK3 को। ये याद रखने पड़ेंगे ऐसे, एज इट इज आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे, JSK3, ठीक है। JSK3 जो है, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये बीटा कैटेनिन को पकड़ के रखता है। लेकिन अगर डाइशेल्फ, तो क्या बनेगी, जीबीपी, और जीबीपी बनेगी तो GSK3 काम नहीं कर पाएगा, और GSK3 काम नहीं कर पाएगा तो किसको आजादी मिल जाएगी, बीटा कैटेनिन को। ये जो बीटा कैटेनिन है, ये खुल के काम करेंगे, और फिर बाकी आगे की सारी चीजें होंगी। समझ आ रहा है। Yes, sir. नेहा मैम समझ आ रहा है। नेहा मैम, यस सर, यही हूँ। मैम समझ आ रहा है आपको। सर मैं अभी 2 मिनट के लिए बाहर गई थी, मुझे बहुत ज्यादा छींक लगी हुई थी। ओके मैम, ओके। तो यहाँ हम क्या बात करें कि हमारे पास, तो हमने ये क्या चीज की कि हमारे पास जो ये 4 सेल स्टेज है आपकी, अब ये जो 4 सेल स्टेज है, इसमें क्या है कि हमारे पास हमारे जो एक साथ काम करने वाले क्या है, लार्ज माइक्रोमेयर्स और वेज टू टायर सेल्स। तो इनके पास क्या एक्युमुलेशन है डाइशेल्फ का, और डाइशेल्फ के होने से क्या होगा, बीटा कैटेनिन जो वेजिटल पोल की है वो काम करेगी, है ना, और क्या बनाएगी, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम की फॉर्मेशन करेगी। क्या बनाएगी, क्योंकि ये जो वेजिटल पोल की जो जो वेज टू है, ये इनकी वजह से क्या होगा, हमारे पास जो जो लार्ज माइक्रोमेयर है, जो लार्ज, दो टाइप की माइक्रोमेयर का मतलब सबसे छोटे वाली सेल, लेकिन जो सबसे छोटे वाली सेल है उनके अंदर भी डाइवर्सिफिकेशन है, कि एक लार्ज माइक्रोमेयर एक स्मॉल। तो जो लार्ज वाली है उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, डाइशेल्फ और बीटा कैटेनिन। इस वजह से ये बिहेव कैसा कर रहा है, प्राइमरी मेसेनकाइम की तरह। इसीलिए लार्ज माइक्रोमेयर इस वजह से आपसे अगर पूछता है कि लार्ज माइक्रोमेयर क्यों प्राइमरी मेसेनकाइम की तरह बिहेव कर रहा है, और कल को जाके क्यों स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बना रहा है, क्योंकि उसके पास डाइशेल्फ है, और डाइशेल्फ के फ्री होने से बीटा कैटेनिन आजादी उससे अपना काम कर पा रही है, राइट। इतनी बातें सही है। आगे चलते हैं। आगे उसने बोला कि यहाँ पर जो दूसरी आपकी जो एंडोडर्मल सेल है, या जो उनकी जो फॉर्मेशन है, एंडोडर्म सेल की जो फॉर्मेशन है, वो हमारा कौन कर रहा है, वेज टू बना रहा है। कौन बना रहा है, वेज टू, है ना। तो ये एक कंडीशनल स्पेसिफाइड सिचुएशन है। मतलब हो क्या रहा है कि अगर मैं बात करूं, मेरे पास है टी माइक्रोमियर, स्मॉल माइक्रोमियर, उसके बाद लार्ज माइक्रोमियर, उसके बाद वेज टू, उसके बाद वेज वन। तो जो आपकी ये जो लार्ज माइक्रोमियर्स है, ये कैसे बिहेव कर रही है, ये आपकी बिहेव कर रही है, एक तो ऑटोनोमसली स्पेसिफाइड है, और दूसरी बात, ये कल को जाके बिहेव करेगी प्राइमरी मेसेनकाइम की तरह। क्यों कर रही है, क्योंकि इनके पास डाइशेल्फ है, और डाइशेल्फ वेंट्रल साइड पर होता है, सॉरी वेजिटल पोल पे होता है। तो वहां की जितनी भी जो एरिया है उसके बाद डाइशेल्फ है, और डाइशेल्फ के होने से वजह से वहां पर बीटा कैटेनिन एक्टिवेट है। इसलिए ये जो लार्ज आपकी जो माइक्रोमियर्स है, ये बिहेव कर रही है प्राइमरी मेसेनकाइम की तरह, और ये कल को जाके आपको क्या बना के देंगी, ये बना के देंगी आपको
ये वाली स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम बना के देंगे। दूसरा उसने कहा कि जो आपकी वेज 2 है ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि एंडोडर्म सेल, तो एंडोडर्म सेल बनती है आपकी जो वेज 1 होता है, वेज 1 के लोअर पार्ट से। वेज 1 के, ये आपका वेज 1 है, और वेज 1 का जो लोअर पार्ट, ये वाला वेज 1 का जो लोअर पार्ट है वो आपको बना के देता है एंडोडर्म। लेकिन ये ऐसे नहीं बनाएगा, इसको स्टिमुलेशन चाहिए। तो एक्चुअल में इसको स्टिमुलेट कर रहा है ये, मतलब जो आपकी लार्ज माइक्रोमियर है वो कर रही है वेज 2 को स्टिमुलेट, और वेज 2 आगे स्टिमुलेट करेगा इसको। अब देखते हैं कैसे कैसे, वो चीज को हम समझ लेते हैं। उसने कहा कि हमारे पास जो एंडोडर्म सेल की जो फॉर्मेशन है वो कैसी है, कंडीशनल स्पेसिफाइड, मतलब कंडीशन पे डिपेंड करती है। कंडीशनल मतलब उसको पर्टिकुलर एक सिचुएशन चाहिए, अपने ऑटोमेटिक नहीं बनाएगा जब तक उसको कोई क्या नहीं करेगा, उसको फोर्स नहीं करेगा, उसको कोई इंडक्शन नहीं देगा, इम्पल्स नहीं देगा, तब तक वो नहीं बनाएगा। और वो क्या है उसको हम आगे देखते हैं। अब उसने क्या किया, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें क्या है कि हमें पता लग गया कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो ऊपर वाली है वो एक्टोडर्म बना रही है, ये जो आपका वेज 2 का जो लोअर पार्ट है वो एंडोडर्म बन रहा है, जबकि वेज 1 का जो अपर पार्ट है वो बनाएगा ओरल एक्टोडर्म। जो जो आपकी मीजोमेर्स है वो क्या किसकी फॉर्मेशन कर रही है, एक्टोडर्म की। वेज 1 का जो अपर पार्ट है वो क्या बनाएगा, ओरल एक्टोडर्म। वेज 1 का जो लोअर पार्ट है और जो वेज 2 का जो अपर पार्ट है वो मिलके क्या बनाएंगे, एंडोडर्म। उसके बाद जो आपके पास वेज 2 का जो लोअर पार्ट है वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी मीजनकाइम। क्या बनाते थे, सेकेंडरी मीजनकाइम। इतनी चीज हमें याद हो जानी चाहिए अब, क्योंकि आप उससे लोकेशन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि सेकेंडरी मीजनकाइम किसने बनाई, आपका आंसर होगा वेज 2 के लोअर पार्ट ने। वो पूछेगा आपसे कि ओरल एक्टोडर्म कौन बनाता है, तो आप बोलोगे वेज 1 का अपर पार्ट, राइट। वो पूछेगा कि नॉर्मल एक्टोडर्म कौन बनाता है, तो आप बोलोगे मीजोमेर्स। कौन बनाते हैं, मीजोमेर्स। वो आपसे पूछेगा कि प्राइमरी मीजनकाइम की तरह कौन बिहेव करता है, तो आपका आंसर होगा लार्ज माइक्रोमियर्स। और वो बनाते क्या है, स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। इतनी चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास एक 16 सेल की स्टेज थी। जब नॉर्मल डेवलपमेंट हुई तो ब्लास्टुला बना, और ब्लास्टुला के बाद हमारे पास क्या आया, प्लूटस लार्वा। मतलब सी अर्चिन के अंदर क्या बनता है, प्लूटस लार्वा। तो ये क्वेश्चन एक ये भी आ गया कि भाई जब ये डेवलपमेंट चल रही है तो तो मतलब जिस ये भी याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में कभी भी अगर लार्वा स्टेज आती है तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं उसको, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर किसी की भी लाइफ साइकिल में, जैसे हम है ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग की जब से वो जाइगोट बना और जब तक वो अडल्ट बनता है उसके बीच में कभी भी क्या नहीं आता, लार्वल स्टेजेस नहीं आती, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। और जहां पर लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हो, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपके पास ये जो पैटर्न था, उस पैटर्न से आपको ब्लास्टुला मिलेगा नेक्स्ट स्टेज में, और ब्लास्टुला के बाद हम क्या बना लेंगे, प्लूटस लार्वा। क्या बनाओगे, प्लूटस लार्वा। तो एक चीज याद रखना कि वो आपसे पूछे कि भाई जो सी अर्चिन है, सी अर्चिन के अंदर हमें क्या मिल रही है, 16 सेल स्टेज। फिर हमें जो मिल रही है वो एक्चुअल में कहाँ मिल रही है, इसी ब्लास्टुला की स्टेज के अंदर, है ना। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं एनिमल हेमिस्फीयर की। सिर्फ एनिमल, क्योंकि आपको पता है हमारे पास जो हमारा एग है उसका एक होता है, ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, ये जो अपर पार्ट है, इतना पार्ट जो है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एनिमल पोल। और जो लोअर पार्ट होता है, जो लोअर पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल। तो हम सिर्फ ऊपर वाले को, मतलब जो ऊपर वाली चीज है उनको डिस्कस कर रहे हैं। एनिमल पोल के अंदर जो जो सेल्स आ रही है उनको हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाया उसने, उसने कहा कि भाई अगर आप एनिमल हेमिस्फेयर को अलोन डिस्कस करो, हेमिस्फेयर मतलब आधा, स्फेयर का आधा, हेमिस्फेयर। तो एनिमल अगर को आप अलोन मतलब अकेले आप डिस्कस करो, तो हमारे पास ये देखो, तो यहाँ पर क्या है कि आपने देखा कि ये जो आपकी मीजोमेयर्स है, ये क्या है, मीजोमेयर्स। मीजोमेयर्स क्या बनाती है, एक्टोडर्म। और वेज 1 का जो अपर पार्ट होता है वो क्या बनाता है, ओरल एक्टोडर्म। तो कुल मिला के ये इतना ढाई पार्ट जो है वो क्या बनाता है, आपका एक्टोडर्म। चाहे वो ओरल एक्टोडर्म है तो एक्टोडर्म ही। तो जो पीछे वाला, मतलब ये जो आप ऊपर डायग्राम देख रहे हो, ये ऊपर जो आपके पास डायग्राम है, इसका वो कहता है इतना पार्ट, यहां तक इतना जो पार्ट है जो मैंने बॉक्स के अंदर बंद किया है, ये पार्ट मुझे कल को क्या देगा, एक्टोडर्म। क्या देगा, एक्टोडर्म। वो कहता है ये जो 2.5 पार्ट है जो आ रही है, मीजोमेर्स के दोनों लेयर्स आ रही है, और आपकी वेज 1 का अपर पार्ट आ रहा है, वो हम किस में काउंट करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे
किसके अंदर, सॉरी वो क्या बनाएगा आपके लिए भविष्य में, एक्टोडर्म। और जो आपके वेज वन का जो अपर पार्ट है वो और ज्यादा अगर आप उसे स्पेसिफाई करो तो वो आपके लिए क्या बना के दे रहा है, ओरल एक्टोडर्म। क्या बना के दे रहा है, ओरल एक्टोडर्म। क्या ये समझ में आया सभी को, इतना समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes. अब उसने कहा कि हम क्या करते हैं, आगे प्रोसीड कर रहा है वो डेवलपमेंट के लिए, इतने से ही वो आगे प्रोसीड कर रहा है। तो जो ब्लास्टुला बना उसका हम क्या बोल रहे हैं उसको, क्या बोल रहे हो, ड्यूज ब्लास्टुला। क्या बोल रहे हो उसको, ड्यूज, DAUEZBLASTULA, ड्यूज ब्लास्टुला। और उससे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ द सिलिएटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्मल सेल। तो बाकी चीजें तो हमने कट कर दिया, हमने इतने को डेवलप कराया, बाकी हटा दिया। तो जब फिर एक्टोडर्म से क्या बनता है आपको पता ही है, तो ये चीजें बन रही है आपके पास। एक्टोडर्म से क्या बन रही है, अब एक्टोडर्म आपको पता है बॉडी की आउटर साइड पे होता है, तो उसमें सिलिया लगे होते हैं। तो देखो आप देख रहे हो ये इस तरीके का एक ब्लास्टुला बना है। यहाँ पे ब्लास्टुला बन रहा था पूरा कंप्लीट, और यहाँ पर क्या बना है, ड्यूज ब्लास्टुला, DAUEZ ब्लास्टुला, है ना। तो अगर वो कहता है एनिमल हेमिस्फीयर को अलोन ही आपने काम करवाया, तो आपके पास क्या बना, ड्यूज ब्लास्टुला। मतलब आपके पास वो पर्टिकुलर एनिमल यानी कि सी अर्चिन नहीं बनेगा, सी अर्चिन नहीं बनेगा। यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द सिलेटेड बॉल ऑफ एक्टोडर्म, आपके पास एक छोटी सी एक बॉल स्ट्रक्चर बना है जिसके चारों तरफ सिलिया लगे हैं, दैट्स ऑल, इतना ही है। समझा की बात? अब आगे देखते हैं। अब उसने कहा कि अगर एनिमल हेमिस्फीयर एंड लार्ज माइक्रोमेयर्स, अब उसने कहा कि अभी भी उसने उतना ही एरिया लिया है कि उसने उसके अंदर किसको इंक्लूड किया है, उसके अंदर उसने इंक्लूड किया है आपके मीजोमियर्स, और जो जो मिडिल साइज की जो सेल होती है, यानी ऊपर की दो मिडिल साइज की जो लेयर है। तो हमारे पास क्या है, ये मीजोमियर्स है हमारी, इनकी दो हर टाइप की आपकी लेयर है ना। और जो आपके पास वेज वन था उसका अपर पार्ट लिया हुआ, वेज वन का अपर पार्ट क्या बना रहा है आपके लिए, एक्टोडर्म। और ये दोनों मिलके क्या बना रही है, एक्टोडर्म, है ना। ये ओरल एक्टोडर्म और ये एक्टोडर्म। इसके इस बार एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, इस बार उसने लिया लार्ज माइक्रोमियर्स। क्या लिए, लार्ज। और आपको पता है लार्ज माइक्रोमियर्स, महिमा, लार्ज माइक्रोमियर्स किसकी तरह बिहेव करते हैं, उनके पास कौन सी पावर होती है, वो क्या बिहेव करते हैं वो, Skeletal mesenchyme. वो स्केलेटोजेनिक यानी कि प्राइमरी मीजनकाइम। वो क्या बना, वो क्या कैसे शो कर रहे हैं अपना, कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, प्राइमरी मीजनकाइम। और इस प्राइमरी मीजनकाइम से क्या बनता है, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम। क्या बनता है, मतलब स्केलेटल रॉड यानी स्पिकुल्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। तो अगर कहता है अगर आपने इतने वाली पोर्शन के अंदर ये वाली सेल ऐड कर दी ना, फिर आपको हमेशा ब्लास्टुला मिलेगा, तो आपको प्योर वाला ब्लास्टुला मिल जाएगा। और ये क्या है, रिकॉग्नाइजेबल लार्वा फॉर्म। तो आपको वो जो बनती है नॉर्मल जो ग्लूटस लार्वा बनता है, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो एंडोडर्म फॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल हेमिस्फीयर सेल। तो समझ आ गई बात, समझ आया कुछ कुछ दोनों में बातों में डिफरेंस समझ आया, जो पहला एक्सपेरिमेंट किया और जो अब एक्सपेरिमेंट किया हमने। Yes, sir. Yes, sir. वहां पर जब हम इसके प्राइमरी, क्योंकि देखो मीजनकाइम तो इंपॉर्टेंट है, स्टेम सेल ही नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा। हमने पहले लार्ज माइक्रोमेयर्स नहीं ली थी, सिर्फ एक्टोडर्म वाला पार्ट ही लिया था जो बॉडी के लिए एक्टोडर्म बना रहा था। तो एक्टोडर्म से क्या हो जाएगा, बॉडी तो बनेगी नहीं। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने लार्ज माइक्रोमेयर की सेल्स ले ली है। लार्ज माइक्रोमेयर जब हमने ली तो उसने इनको भी इंडिकेट किया और क्या बना लिया, वैसे का वैसा ब्लास्टुला। ठीक है, आगे देखते हैं। उसने कहा आगे देखते हैं कि एबिलिटी ऑफ द माइक्रोमेयर्स टू इंड्यूस अ सेकेंडरी एक्सिस इन सी अर्चिन। वो कहता है अब हम ये देख लेते हैं कि जो माइक्रोमेयर्स हैं उनकी पावर देखते हैं, और वो कैसे आपके अंदर सेकेंडरी एक्सिस को जनरेट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर सेकेंडरी एक्सिस का मतलब कि जैसे पहले आप बना रहे थे स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम, अब आप एक और कैसे बना सकते हो, है ना। तो उसका एक्सिस, मतलब नॉर्मल बॉडी में एक एक्सिस होता है, जैसे हमारी बॉडी में एक ही बैकबोन है, हम दो बनाना चाहें, एक ही बॉडी के अंदर दो बनाने जा रहे हो आप। तो इसके लिए इसने क्या किया, उसने कहा कि एट द 16 सेल स्टेज एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं 16 सेल स्टेज एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं, 16 सेल स्टेज एक्सपेरिमेंट। इसमें उसने क्या किया, एज इट इज, बाकी चीजें तो वही है कि हमारे पास है ऊपर क्या है मीजोमेयर्स, बीच में क्या है मैक्रोमेयर्स, और नीचे क्या है माइक्रोमेयर्स। माइक्रोमेयर्स का अपर जो टायर है वो कैसा है, लार्ज, और लोअर टायर कैसा है, स्मॉल। और इसने कहा कि ये जो ऊपर वाली जो मीजोमियर्स है वो क्या बना रही है आपके लिए, एक्टोडर्म। जबकि वेज वन का जो अपर पार्ट है वो आपके लिए क्या बना रहा है, ओरल एक्टोडर्म। जबकि नीचे वाला जो आपका
वेज 1 का जो लोअर पार्ट है और वेज 2 का जो अपर पार्ट है, वो दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंडोडर्म। उसके अलावा जो वेज 2 का जो मिडिल पार्ट है वो आपको क्या दे रहा है, सेकेंडरी मीसेंकाइम। क्या दे रहा है, सेकेंडरी मीसेंकाइम। इतनी बात क्लियर है। और जो लार्ज आपकी माइक्रोमियर्स है वो आप कैसे बिहेव करती है, प्राइमरी मीसेंकाइम की तरह, और यही प्राइमरी मीसेंकाइम आपको क्या देता है, स्केलेटोजेनिक मीसेंकाइम देता है। क्या देता है बेटा, स्केलेटोजेनिक मीसेंकाइम। इतनी बातें हमने सारी बार बार रिपीट कर ली है। अब उसने क्या किया, जैसे हमने पहले वाले पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में देखा कि उसने जो आपके लार्ज माइक्रोमियर्स थे वो साथ में रख दिए थे किसके, जो आपके वेज 1 की जो आपने अपर पार्ट रखा हुआ था। इसको दोबारा देख लो डायग्राम में अगर नहीं याद है। देखो यहाँ पर उसने क्या किया, ये वाला कौन सा आपके पास जोन है, ये है वेज 1 का अपर पार्ट, और उसके साथ ही उसके बगल में किसको रख दिया था, जो आपकी लार्ज मीसेनकाइम सेल है। सेम अब हम इसमें देखते हैं, यहाँ क्या किया हमने दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट में। वो कहता है कि जो लार्ज माइक्रोमीटर है उनकी कुछ सेल आपने उठा के सबसे ऊपर रख दी। कहाँ रख दी, एनिमल पोल में। उसने क्या किया, क्योंकि ये वाली जो सेल है ना, ये ऑटोनोमसली एक्टिवेटेड है, ये अपने नेबरिंग सेल को इंडक्शन देती है। इसने क्या किया, यहाँ से कुछ सेल्स को उठा के कहाँ धर दिया, एनिमल पोल पे। उसने वेंट्रल साइड की जो प्राइमरी मीसेनकाइम सेल थी, या जो आपके पास लार्ज माइक्रोमीटर्स थी, उनकी कुछ सेल्स लेके ऊपर रख दी। अब उससे क्या हो गया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द लार्ज माइक्रोमियर टू एनिमल पोल। उसने कहा, उसने ट्रांसप्लांटेशन की, उसको मतलब उसका माइग्रेशन किया नीचे वाले जोन से, उसको कुछ सेल्स को ऊपर ले गया। उससे क्या हुआ, अब देखो जो सिचुएशन नीचे बनती थी, जो नीचे बन रही थी, अब वो ऊपर भी बनने लग पड़ी, सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम। अब आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो क्या हो गया, एंडोडर्म जीन एक्सप्रेशन हुआ, एंडोडर्म की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम द एनिमल पोल। अब एंडोडर्म नॉर्मली कहाँ बनता था, वेजिटल पोल पे। अब देखो इस बार आपके एनिमल पोल पे भी सेम, जो नीचे चीजें बनती थी अब वो ऊपर बनने लग पड़ी। ऊपर क्या बन रहा है, स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम, और क्या बन रहा है, एंडोडर्म जीन एक्सप्रेशन हो रही है, एंडोडर्म फॉर्मेशन फ्रॉम द एनिमल पोल। मतलब एनिमल पोल में आप एंडोडर्म की फॉर्मेशन कर रहे हो, यानी कि एंडोडर्म बनाने वाले जीन्स अब यहाँ पर इस एरिया में एक्सप्रेस हो रहे हैं, जबकि पहले नहीं होते थे। क्योंकि इसको करने के लिए दबाव कौन डाल रहा है, जो आपकी लार्ज माइक्रो के पावर होती है, ये प्राइमरी मीसेनकाइम सेल्स है, इनके अंदर पावर है। समझ आया, ये बात समझ आई है, ये स्ट्रक्चर समझ आया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो उसने कहा कि जैसे ही आपने इनको माइग्रेट करवाया यहाँ पे, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास दोनों साइड, जो पहले नीचे वाली साइड पे जो काम चलता था एज इट इज बिल्कुल डिट्टो, ऊपर भी वही काम चलने लग पड़ा। ठीक, अब उससे हुआ क्या, ये कहता है कि हमारे पास देखो अब दोनों तरफ हमारे डॉर्सल लिप बन गए, इधर भी बन गए इधर भी। तो यानी एन आर कैंट्रोन बन रही है, मतलब यहाँ पर न्यूक्लिक सेंटर बन गया होगा, और न्यूक्लिक सेंटर के में एक्सिनआर का हाई कंसंट्रेशन की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा, वो कन्वर्ट हो गया होगा बेटा किसके अंदर, याद करो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ होगा। न्यूक्लिक सेंटर के बगल में कौन सा सेंटर होता है, महिमा कौन सा सेंटर होता है बेटा, No, sir. वो होगा महिमा वाला कौन सा होता है बेटा, ऑर्गेनाइजर कौन सा होता है, ग्रे स्पीयरमैन ऑर्गेनाइजर। हाँ वो बेटा वो ग्रे क्रिसेंट नहीं होता, ग्रे क्रिसेंट तो सबसे ऊपर है, वो उसका कोई लेना देना नहीं है इनके साथ। बस आपका आपका ये जो एरिया है ना, ये एरिया बनता है जो आपकी एक्चुअली बन किसकी वजह से रहा है, जो यहाँ पे बीटा कैरोटीन एक्टिविटी थी ना। लेकिन ग्रे क्रिसेंट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लिक सेंटर इनकी वजह से बन रहा है। अब न्यूक्लिक सेंटर जब बनेगा तो वो प्राइमरी ऑर्गेनाइजर रीजन को एक्टिवेट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा रीजन बनेगा, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, और उस वजह से क्या होगा, इनवेजिनेशन, अंदर की तरफ सेल जाएंगी, इन्वेजिनेट करेंगे, और ये मेसोडर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सेल किसमें, मेसोडर्म में, और इसको ये बोलते हैं डॉर्सल लिप। तो यहाँ कहता है कि जैसे जैसे काम यहाँ हो रहा था वैसा का वैसा काम यहाँ होने लग पड़ा। अब डबल आर्क एंट्रियन बन गई, क्या बन गई, डबल आर्क एंट्रियन, है ना, यहाँ लिखा ना कि एंडोडर्म फॉर्मेशन ट्रांसप्लांटेशन माइक्रोमीटर्स इंड्यूस द एक्टोडर्म जीन एक्सप्रेस इन द एनिमल पोल। कहता है कि यहाँ पर एंडोडर्म बन गई, क्यों बन गई, क्योंकि आपने ट्रांसप्लांटेशन की थी लार्ज माइक्रोमीटर्स की, और उनके इंडक्शन से यहाँ पर एंडोडर्म के जो जीन थे वो एक्सप्रेस हो गए। इसके इंडक्शन से जो आपने लार्ज माइक्रोमीटर्स उठा के आपने एनिमल पोल पे रख दी, उनके अंदर एंडोडर्मल जीन बैठे थे, और वो एक्सप्रेस हो गए एनिमल पोल के अंदर। और उस वजह से क्या हुआ, ये जो अंदर की तरफ जो क्या बन रही है, स्केलेटल रॉड्स बन रही हैं फ्रॉम ट्रांसपोर्टेड स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम।
तो कहता है कि ये तो नॉर्मल वाली सिचुएशन जो बनती थी, अब ये बीच में क्या बन रही है आपकी स्केलेटन रॉड्स, तो यहाँ भी बनने लग पड़ी। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? इतना क्लियर हो गया सभी को? यस सर। यस सर। ओके ओके। तो कहता है इसका कंक्लूजन क्या निकला, मतलब कि ट्रांसप्लांटेड माइक्रोमेयर इनवेजिनेट इनटू द एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ द आर्केंट्रियन टुवर्ड द बोथ साइड। कहता है इसका मतलब ये हुआ कि माइक्रोमेयर्स को आप कहीं भी ले जाओ, क्योंकि माइक्रोमेयर्स बिहेव कर रही है प्राइमरी मीजनकाइम की तरह, या जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, ये आपकी प्राइमरी स्टेम सेल्स होती है उसकी तरफ। तो कहता है माइक्रोमेयर्स है, यानी कि जो लार्ज माइक्रोमेयर्स है, अगर आप उनको उठा के कहाँ ले जाते हो, एनिमल पोल पे, कुछ सेल से, सारियों की नहीं, थोड़ों को उठा के आप कहाँ लेंगे, एनिमल पोल पे। तो एनिमल पोल के ऊपर भी आपके एंडोडर्मल जीन एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लार्ज जो माइक्रोमेयर्स है उनके अंदर क्या कौन से जीन मिलते हैं, उनके अंदर हमें जीन्स मिलते हैं बेटा, कौन से वाले जीन्स मिल रहे हैं, उनके अंदर जीन मिल रहे हैं एंडोडर्म को एक्सप्रेस करने के लिए। तो पहले तो लार्ज माइक्रोस्कोप वेजिटल पोल पे थे, तो वेजिटल पोल पे आपके पास क्या बन जाता था, एंडोडर्म बन जाती थी। लेकिन इस बार अब वो एनिमल पोल पे भी बन रही है, फिर उसमें इन्वेजिनेशन हो रहा है, अंदर की तरफ वो फोल्ड कर रही है और आर्क एंट्रोन बन जाता। ठीक है, इतनी बात हमने समझ ली थी। अब वो कहता है कि हम इस डबल सर्किट को समझ लें कि डबल सर्किट क्या होता है। तो ये चीज आपको लाइन समझ आ गई होगी कि ट्रांसप्लांटेड माइक्रोमेयर्स इनवेजिनेट इनटू एम्ब्रियो एंड फॉर्मेशन ऑफ द आर्केंट्रोन टुवर्ड बोथ साइड। तो हमारे दोनों साइड, एनिमल पोल और वेजिटल पोल, दोनों साइड पर हमारे पास क्या बन गई है, आर्क गैस्ट्रोसील कैविटी है वो बन के तैयार हो जा रही है। तो कहता है ये जो नेगेटिव सर्किट है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्या मतलब ये डबल नेगेटिव सर्किट क्या होता है। कहता है कि जो लार्ज माइक्रोमेयर्स है, कौन से बेटा, जो लार्ज माइक्रोमेयर्स है वो कैसे बिहेव करे, स्केलेटोजेनिक, यानी कि वो प्राइमरी मीजनकाइम है, प्राइमरी मीजनकाइम से हमारे पास क्या बनेगा, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम। और स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम क्या बनाएगा आपके लिए, स्पिक्यूल्स, आपके लिए रॉड और स्केलेटन बनाएगा, राइट। तो इसलिए इसका ऐसे मीजनकाइम को क्या बोल रहे हो, स्केलेटोजेनिक मीजनकाइम। और ये बन कर रहा है वेजिटल पोल पे, और वेजिटल पोल पे क्या है, एक्युमुलेशन ऑफ डाइशेल्फ। डाइशेल्फ के होने से बेटा यहाँ पर क्या है, वो कहता है कि वेजिटल जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या है, एक्युमुलेशन है, जमाव है किसका, डाइशेल्फ का। और अब देखो और डेप्थ वाली चीजें आ गई, और क्या है यहाँ पर, ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन। इन चीजों को बेटा याद रखना पड़ेगा कि जो सी अर्चन का जो वेजिटल पोल है वहां पर हमें एक्युमुलेशन मिलता है, जमाव मिलता है, किसका मिलता है, डाइशेल्फ का, साथ में ओटीएक्स का, साथ में बीटा कैटेनिन का। समझ आ रही बात, बात समझ आ रही है बेटा, दोनों को समझ आ रही है बेटा। सर ये Yes, sir. सेकंड वाला पॉइंट बता दो फिर से, एट वेजिटल कॉर्टेक्स वाला। कौन सा कॉर्टेक्स वाला, ये अच्छा जो वेजिटल इसका कॉर्टेक्स। है हाँ जी सर। मतलब वो ये कह रहा है कि जो मैंने अभी आपको बात की ना कि हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल 3 लेयर है। तो कहता है कि अब उसने कहा कि हम डबल नेगेटिव सर्किट पढ़ रहे हैं, और उसमें कहा कि जो आपके लार्ज लार्ज कौन से, ये वाले जो लार्ज माइक्रोमेयर्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके लिए, स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम की तरह। और कहता है एट वेजिटल कॉर्टेक्स, मतलब कॉर्टेक्स मतलब सेल्स को बोल रहा है। और वेजिटल कौन सा, हमारा पोल कौन सा है, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा नीचे वाला पोल, इसको क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल। ये पूरा एरिया कौन सा है, वेजिटल पोल वाला। और ऊपर वाला क्या होता है, एनिमल पोल ना। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जो इस एरिया में जो सेल्स आती आ जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। जैसे आपका डाइकॉट और मोनोकॉट, लीफ के अंदर हम बात नहीं करते कॉर्टेक्स का, या जैसे हमारे कॉर्टेक्स का मतलब होता है जो सेल अरेंज्ड हो एक जैसी, मतलब हाँ जी सर। हाँ उस एरिया को बोलता है वो नॉर्मली। तो यहाँ वो कह रहा है कि जो आपके पास जो स्केल्टोजेनिक जो मीसेनकाइम है उस वहां पर क्या है, जो आपका वेजिटल जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, वेजिटल साइड की जो सेल्स है उसके अंदर डाइशेल्फ है, उसके अंदर ओटीएक्स है, उसके अंदर बीटा कैटेनिन है। इन तीनों का वहां पर क्या है, एक्युमुलेशन है, इस चीज को याद रखना। और जब जहां 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 पर डाइशेल्फ होगा वहां पर बीटा कैटेनिन एकदम फ्रीडम से काम करेगी, क्योंकि बीटा कैटेनिन को दबा के कौन रखता है, GSK3। बीटा कैटेनिन रखता है JSK3। लेकिन
अगर डाइशल्फ है तो डाइशल्फ के पास क्या होता है, जेबीपी, और ये जेबीपी क्या करती है, इसको इनहिबिट करती है। इस चीज को आप याद रखना, ये मैकेनिज्म बहुत तगड़ा है कि वो कहता है कि जो वेजिटल पार्ट है, जो वेजिटल पोल है आपका, वेजिटल पोल की जो कॉर्टेक्स पार्ट है, यानी कि जो सेल्स वाला पार्ट है, उनके अंदर, उनके न्यूक्लियस के अंदर डाइशल्फ है, ओटीएक्स का एक्युमुलेशन है और बीटा कैटिन का एक्युमुलेशन है। जो डाइशल्फ है वो बीटा कैटिनिन को फ्रीली काम करने के लिए क्या करता है, एक्टिवेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि डाइशल्फ के पास एक प्रोटीन है जीबीपी, ये प्रोटीन इनहिबिट करती है जेएसके3 को। जब जेएसके3 काम नहीं कर पाएगा तो बीटा कैटेनिन अच्छा काम करता है, क्योंकि जेएसके3 का मेन काम है बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करना। बट जब जीएबीपी रिलीज या बन रही है या बना रहा है डाइशेल्फ, तो ये हो जाएगा खत्म, जेएसके3 नॉन फंक्शनल हो जाएगा और बीटा कैटेनिन आपकी इजीली काम कर सकती है। अब इसमें क्या हुआ कि उसने कहा कि जो आपके लार्ज माइक्रोमेयर्स है वो स्केलेटोजर्म मेसेंकाइम में मतलब बिहेव कर रहे हैं, और वेंट्रल पोल की जो कॉर्टेक्स है उनके अंदर आपको डाइशल्फ, ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन मिल रहा है। तो कहता है अगर ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन काम कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर काम कर रहे हैं, तो वो किसका एक्सप्रेशन करेंगे, पीएमआर1 का, पीएमएआर1 का वो एक्सप्रेशन करेंगे। और यदि पीएमएआर1 एक्सप्रेस हो रहा है, ये एक्सप्रेस हो रहा है, कौन एक्सप्रेस हो रहा है, पीएमआर1 एक्सप्रेशन, ये जीन्स एक्सप्रेस हो रहा है, तो आपको क्या मिलेगी, पीएमआर1 प्रोटीन मिलेगी। और ये क्या करती है, ये हिस सी को, HES, ये सब आपको आप बोलोगे ये सर ये क्या चीजें हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। ये सब बेटा, ये सारे के सारे जीन्स का नाम है, इनको हमें करना पड़ेगा एज इट इज, एज ए कैसे, बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, कोई बड़ी बात। जब आप बार बार करते हो ना चीजों को, कहानी की तरह बोले जा रहे हो रहेंगे। तो उसने कहा कि आपके पास जो ओटीएक्स और जो अब आपको पता है बीटा कैटेनिन काम क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके पास डाइशेल्फ है, क्योंकि आपके वेजिटल पोल पर डाइशेल्फ होता है। तो यह बीटा कैटेनिन ओटीएक्स साथ मिलके क्या किसका एक्सप्रेशन सर कर रहा है, ओटीएक्स क्या हुआ मतलब? मैम यही ओटीएक्स सब, भी जीन जैसे हुआ? ये सारे फैक्टर ही है मैम, ये न्यूक्लियस के अंदर फैक्टर है। ये जब ओटीएक्स अकेला काम नहीं कर सकता, वो काम करता है बीटा कैटेनिन के साथ। लेकिन बीटा कैटेनिन को नॉर्मली अगर वहां पे डाइशेल्फ नहीं है तो बीटा कैटेनिन काम नहीं कर सकती। ये सब न्यूक्लियस की बातें हो रही है। जो आपका सेल है ना, और सेल का जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो आपके डीएनए है, डीएनए के अंदर आपके पास अलग अलग जीन है। तो ये जीन, जो ये फैक्टर है, ये सारे जीन्स क्या होते हैं, फैक्टर। तो ये फैक्टर है सारे, मतलब जैसे मेरे पास ये एक कोई सेगमेंट है, और इसमें ये वाला जो जीन है, ये इस जीन के साथ काम करता है, तो ये जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये बगल वाले को नहीं करेगा। ये बात हो रही है। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारे फैक्टर है, जीन्स है। तो बाहर से कोई प्रोटीन्स आती है, वो इनके ऊपर बैठती है, इनको एक्टिवेट करती है, फिर इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनते हैं, फिर उनका ट्रांसलेशन होता है, फिर साइटोप्लाज्म में आके वो आपको प्रोटीन बनाते हैं, और वो प्रोटीन फर्दर जाके या तो साइटोप्लाज्म में काम करेगी, या साइटोप्लाज्म में चिपक जाएगी, या वापस न्यूक्लियस में आके किसी अदर प्रोटीन, अदर जीन्स को एक्टिवेट करेगी। ये काम होता है, इस तरीके, ये साइक्लिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है। यस सर। तो यहाँ पर उसने कहा जो ओटीएक्स है वो बीटा कैटेनिन के साथ मिलके पीएमआर1 को पीएमआर1 को क्या करता है, एक्सप्रेस करवाता है। और जब अगर पीएमआर1 एक्सप्रेस हो रहा है तो पीएमआर1 क्या बना रहा है, वन प्रोटीन बना रहा है, और ये प्रोटीन किसको इनहिबिट कर सकती है, हिस सी जीन्स को, HES, हिस सी जीन्स को। मतलब हुआ क्या कि जो आपका हुआ हो क्या रहा है एक्चुअल में, आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ ओटीएक्स और बीटा कैटेनिन वो कर रहा है पीएमएआर1 प्रोटीन की फॉर्मेशन। और अगर ये प्रोटीन बन गई, क्या कर रही है, एक जीन है वहां पर डीएनए के ऊपर जिसका नाम है HESC, इस जीन्स को क्या कर देता है, इनहिबिट, बंद कर देता है, नॉन फंक्शनल कर देता है। और जब अगर ये ऐसा कर देगा, अगर हिस्सीन इनहिबिट हो जाएगी, तो क्या होगा, जो बाकी अदर जीन है वो काम, क्योंकि ये अड़ंगा लगाता है दूसरे जीन्स के एक्सप्रेशन में। वो कौन से जीन है, मतलब हिस्सी जीन नहीं देता मतलब किसी और को काम करने के लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अगर पीएमआर1 प्रोटीन आपकी काम कर रही है तो हिस जीन क्या हो जाएगा, बंद, हिस जीन काम नहीं कर पा रहा। और जब हिस जीन काम नहीं कर पा रहा तो आपके पास अदर जीन है, ये सब याद करने पड़ेंगे आपको, LX1, TBR, ETS और डेल्टा।
कि 4 जीन है जो और जब ये चारों काम करेंगे ना, जब ये चारों काम करेंगे तब आपको मिलेगा स्पिक्यूल या आपको मिलेगा स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। क्या मिलेगा? ये लिखा हुआ है देखो, वो कहते तीनों एक्सप्रेस हुए, उसकी एक्सप्रेशन से हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिले, वो साइटोप्लाज्म में जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रोटीन बना के देंगे। तो क्या होगा? एक्सप्रेशन ऑफ स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम जीन्स, ये जीन्स आपके एक्सप्रेस होंगे और क्या मिलेगा? स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल बनेंगी और उन सेल से आपको क्या मिलेगा? स्केलेटन। तो ये है वो सारी कहानी। समझ आया सभी को? समझ आया? यस सर। Yes, sir. तो बात क्या हो रही थी कि उसने कहा कि जो आपका वेजिटल पोल होता है, वेजिटल पोल पर हमारे पास क्या होती है? बीटा कैटिनिन होती है, और बीटा कैटिनिन आजाद है क्योंकि वहां पर एसएच प्रेजेंट था। अब बीटा कैटिनिन अगर आजाद है, बीटा कैटिनिन अगर आजाद है तो वो मिल जाती है किसके साथ? वो आपकी मिल जाती है ओटीएक्स के साथ। अगर ओटीएक्स बीटा कैटिनिन को पा लेता है, मतलब दोनों जुड़ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं? ये एक अनदर जीन्स को एक्सप्रेस कराने में ये कामयाब हो जाते हैं, जिसका नाम है PMAR1 फैक्टर। और अगर PMAR का एक्सप्रेशन हो गया, PMAR1 का एक्सप्रेशन हो गया, तो वो बना लेगा PMR1 प्रोटीन। और जब PMR1 प्रोटीन बन गई तो वो हिस सी जीन्स को काम नहीं करने देगी। और जब हिस सी जीन आपकी काम नहीं कर पाएगी तो आपके LX1, TBR, ETS और डेल्टा, अगेन रिपीट, ALX1, TBR, ETS और डेल्टा, ये इजीली फ्रीली होके काम करेंगे क्योंकि इन्हें अब कोई इनहिबिट नहीं कर रहा। और जब ये काम करेंगे इजीली तो आपको स्केलेटोजेनिक जीन्स एक्सप्रेस हो जाएगी। तो अब ये कौन सी जीन एक्टिवेट होगी? एक्सप्रेशन ऑफ द स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम जीन। और जब ये स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम जीन्स एक्सप्रेस होना शुरू कर देंगी तो आपको क्या मिलेगा? स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम सेल मिल जाएगी। और ये आगे क्या बनाएगा आपके लिए? स्केलेटल रॉड। क्या बना के दे देगा? स्केलेटल रॉड। क्या समझ आ गया सभी को? क्लियर हुआ सभी को? Yes, sir. यस सर। चलिए आगे चलते हैं। वो तो बात कर लिया आपने स्केलेटोजेन, मतलब जब आपने स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम बनाना था। तो अभी हम बात कर रहे थे हमारा नॉन स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम भी बनता है, क्योंकि हमने जब डायग्राम में ड्रॉ किया था तो हमारा नॉन स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम भी बन रहा था, क्योंकि आपकी जो लार्ज, जो आपकी जो लार्ज माइक्रोमेयर्स थी वो बिहेव करी थी प्राइमरी मीसेनकाइम की तरह, यानी कि वो क्या बना रही थी आपके लिए? स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। लेकिन जो वेज 2 का जो लोअर पार्ट था, जो वेज 2 का लोअर पार्ट था, वो आपके लिए कैसे बिहेव कर रहा था? सेकेंडरी मीसेनकाइम। और वो सेकेंडरी मीसेनकाइम आपके लिए क्या बन? नॉन स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम बना रहा था। तो वो कैसे बनेगा? उसके लिए बनाने के लिए क्या क्या कर रहा है? क्योंकि जो आपका वेज 2 का जो लोअर पार्ट है उसको नहीं मिलता बीटा कैटेनिन, और जब बीटा कैटेनिन फ्री नहीं होगा तो फिर आपके पास क्या नहीं होगा? तो ओटीएक्स को बीटा कैटेनिन नहीं मिलेगी, ओटीएक्स को बीटा कैटेनिन नहीं मिलेगी तो PMR1 का एक्सप्रेशन नहीं होगा, PMR1 का एक्सप्रेशन नहीं होगा तो PMR1 प्रोटीन नहीं बनेगी, PMR1 प्रोटीन नहीं बनेगी तो HEC जो सी जीन था, हिस जो सी जीन थी, हिस सी जीन वो हाइड नहीं हो पाएगी, मतलब वो अब एक्टिवेट होगी। अगर हिस सी जीन एक्टिवेट होगी तो जो फर्दर आपके LX1, TBR, ETS, डेल्टा वो काम नहीं कर पाएंगे, और जब वो काम नहीं करेंगे तो वो फिर क्या हो गए? नकारा हो गए। अब जब वो काम नहीं कर रहे तो अब वो बनाएंगे नॉन स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम। इसका एक्सप्रेशन करेंगे नॉन स्केलेटोजेनिक मीसेनकाइम का, और उससे फिर आपकी क्या बनेगी? सारी की सारी जो बाकी जो आपके पास सेल थी ना, वो चीजों का आपके पास एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा। जैसे आपकी जो इम्यूनो सेल, इम्यूनोसाइट्स, मसल्स, पिगमेंटेड सेल्स, वो सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हम वो देख रहे हैं कि अब देखो क्या हो गया कि जो आपकी PMR1 है वो हाइड हो गई है। PMR1 हाइड क्यों हुई है? क्योंकि ओटीएक्स को बीटा कैटेनिन नहीं मिले, तो PMR1 का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। जब PMR का एक्सप्रेशन नहीं हुआ तो सो एक्टिवेशन ऑफ हिस सी, अब हिस सी देखो फ्री होके काम कर रहा है, हिस सी जीन एक्सप्रेस करेगा, वो सबको हाइड कर देगा। किसको हाइड कर देगा? ALX1 को, है ना? ALX1, TBR, ETS और डेल्टा, ये सारे के सारे इनहिबिट हो गए। और जब ये इनहिबिट हो गए तो मतलब हिस जीन का एक्सप्रेशन क्या है? रिप्रेसर फॉर द स्केलेटन फॉर्मिंग जीन। ये रिप्रेसर की तरह काम करता है। रिप्रेसर का मतलब होता है जो किसी दूसरे के काम को
हाइड कर दे, रोक दे, तो ये रिप्रेस कर रहा है किस काम के लिए? स्केलेटो फॉर्मिंग जीन। मतलब ये जो क्या बनाते थे पहले, ये बनाते थे नॉर्मली जब ये फंक्शनल थे तो ये क्या बना रहे थे? स्केलेटोजेनिक जीन्स बना रहे थे। अब ये नहीं बना पा रहे क्योंकि आपका एससीसी जिंदा हो गया है, और इसके होने से ये फंक्शनल नहीं हो पा रहे। और अब जो भी आगे चीजें बन रही हैं वो कैसी बन रही हैं? एक्टिवेशन और एक्सप्रेशन ऑफ द नॉन स्केलेटोजेनिक जीन्स, यानी कि सेकेंडरी मेसेनकाइम की तरह आपका जो पार्ट है वो बिहेव कर रहा है और आपको ले क्या बना के दे रहा है? इम्यूनोसाइट, पिगमेंटेड सेल और मसल्स। क्लियर है सभी को? समझ आया बात? यस सर। सर उससे ऑपोजिट ही है, मतलब ये जो पीछे हमने किया है ना स्केलेटोजेनिक हाँ से, बस उसका, उससे opposite। हाँ उसका उल्टा हो गया ना, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि हमारे पास क्या है, एक तो है हमारे पास दो मीजोमियर्स, फिर क्या थे हमारे पास? वेज 1 और वेज 2, फिर क्या थे? लार्ज माइक्रोमियर्स, फिर क्या थे? स्मॉल माइक्रोमियर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो मेरी ये वाली जो लार्ज माइक्रोमियर्स थे, ये मेरे लिए बिहेव कर रहे थे प्राइमरी मीजनकाइम। और जो मेरे पास वेज, जो हमारे पास जो इसका जो सेंट्रल पार्ट था वेज, आपके पास जो वेज 2 का जो वेज 1 का जो लोअर सॉरी वेज 2 का जो लोअर पार्ट था, सॉरी वेज 2 का जो लोअर पार्ट था, वो मेरे लिए कैसा बिहेव कर रहा था? सेकेंडरी मीजनकाइम। कैसे बिहेव कर रहा था? सेकेंडरी मीजनकाइम। तो ये कैसे कर रहे हैं काम, उसको हमने यहाँ पे डिटेल में बताया है कि जो प्राइमरी मीजनकाइम की तरह जो लार्ज माइक्रोमियर बिहेव कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारी हिस जीन क्या, प्राइमरी मीजनकाइम में हिस जीन क्या है? हाइड है। तो ये सारे के सारे जीन क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस हो रहे हैं। और जब आपके LX1, TBR, ETS और डेल्टा ये काम करेंगे, किसके अंदर काम करेंगे? लार्ज माइक्रोमियर के अंदर। तो ये बिहेव कैसा कर रहा है? प्राइमरी मीजनकाइम की तरह। और हमें क्या बना के दे रहा है? स्केलेटन मीजनकाइम, स्केलेटो मीजनकाइम, है ना। और अगर ALX1, TBR, ETS और डेल्टा क्या कर रहे हैं? अगर ये इनहिबिट है, क्यों इनहिबिट है? क्योंकि यहाँ पर हमारी जो हिस सी जीन्स होगी वो एक्टिवेट होगी, और अगर वो एक्टिवेट है तो वो इनको बंद कर देगी, और इनके बंद होने से फिर हमारा जो वेज 2 है उसका लोअर पार्ट कैसा बिहेव करेगा? सेकेंडरी मीजनकाइम, यानी कि वो हमें क्या बना के देगा? इम्यूनोसाइट, पिगमेंटेड सेल, मसल सेल। क्लियर हुआ? दोनों को क्लियर हुआ? यस सर। यस। जैसे जैसे मैंने आपको PDF फाइल जब मैं भेजता हूँ ना, उसमें जो डायग्राम बने हैं आपने एज इट इज वैसे ही डायग्राम बनाने कलरफुल, तब आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी मतलब क्लियर याद रहेगी कि भाई किसमें क्या बन रहा है। ठीक है, समझ आ रही बात? यस सर। हाँ जी सर। टिपिकल कुछ नहीं है, बस कॉम्प्लिकेटेड है। टिपिकल नहीं है, ये नहीं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, टिपिकल कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कॉम्प्लिकेटेड तब लगता है जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं मारोगे। जैसे आप मुझसे अभी सुन रहे हो तो आपको समझ आ रहा है, बट अगर आपने ये दोबारा देखा ही नहीं, बनाया ही नहीं, कलरफुल किया ही नहीं, तो फिर वो आपके लिए कहानी है, बस वो एक अनटोल्ड स्टोरी है आपके लिए। वो समझ, वो फिर याद नहीं रहने वाली, आपको फिर नहीं पता लगेगा कि क्या हुआ है। तो आप दोबारा से वीडियोस को देखो, और जो मैंने लेक्चर दिए उनको दोबारा से सुनो, और साथ साथ में जब आप अपने नोट्स बना लेते हो और स्टोरी सुनते जाओ और अपनी नोट्स में देखते जाओ, तो आपको इजी हो जाएगा। समझ आ रही बात? हाँ हाँ जी जी सर। सर। तो हम आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बोलते हैं इसी, ये जो आपने अभी जो स्टोरी पढ़ी ना, इसके बेस्ड ही आपको, अब मैं जब टेस्ट डालूंगा अगला वाला, आपको इससे 101% क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा होगा? ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। जैसे उसने कहा, एक साइड उसने बोला है कि OTX, ये आप खुद कर लोगे, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब आपको समझ ही आ जाएगा। यहाँ OTX और बीटा कैटेनिन, OTX को बीटा कैटेनिन मिल गई है, मतलब ये दोनों काम कर रहे हैं मिलके, तो क्या बनता है? PMR1। और PMR1 जब एक्टिवेट होता है तो वो किसको हाइड कर देगा? SC को। और SC जब क्या होगा? हाइड हो गया, तो ALX1, TBR, ETS और डेल्टा क्या कर रहे हैं? ये सारे सारे एक्सप्रेस हो रहे हैं, और आपको क्या दे रहे हैं? स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरी सिचुएशन है PMR1 हाइड, आपका मतलब PMR नहीं बन रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? शायद OTX को बीटा कैटेनिन नहीं मिले, और जब नहीं मिले तो SC क्या हो गया? अब अकेला है, उसको कोई दबाने वाला नहीं है। पहले इसको दबाता कौन था? PMR1। तो HC फ्री हो गया, तो अब जब आपका हिस्सी फ्री हो गया, तो ये LX1, TBR, ETS और डेल्टा ये क्या करेंगे? काम नहीं कर पाएंगे, और आपको क्या बना के देंगे? नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। इतना याद हो गया? इतना पता लग गया? यस सर। यस सर। तो कहता है ये, अब देखो ऑप्शन क्या है। कहता है कि जैसे इसने एक यहाँ लिखा है 1 2 3 4, है ना। तो उसने कहा
PMR1 mRNA एक्सप्रेशन, अगर PMR1 जो मैसेंजर आरएनए है वो अगर एक्सप्रेस हो रहा है, PMR1 मैसेंजर आरएनए अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो क्या होगा? तो अल्टीमेटली क्या होगा नेहा मैम? अगर PMR1 अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो अल्टीमेट रिजल्ट हमारा क्या रहेगा लास्ट में एकदम? तो सर हमारे स्पिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी मतलब। हाँ, मतलब उस सी अर्चिन के लिए उसकी बॉडी का स्केलेटन बनेगा, उसकी स्पिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि स्पिक्यूल ही उसके लिए बिहेव करते हैं एज अ स्केलेटन, राइट? मतलब PMR1 का अगर एक्सप्रेशन हो रहा है तो वो क्या बनाएगा उसके लिए? स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम। अब मुझे आंसर करेगी क्या नाम, महिमा। महिमा, जब एससी जो हमारा हिस सी मैसेंजर आरएनए अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है तब क्या होगा अल्टीमेट रिजल्ट? तो सर वो स्केलेटन रोड नहीं बनेगी, उसका स्केलेटन नहीं बनेगा। हाँ, फिर नहीं बन पाएगा। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने एज इट इज यहाँ डायग्राम बनाया है, डायग्राम के थ्रू ही वो समझा देगा आपको और पूछेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो घुमाएगा तुम्हें, और तुम्हें बस फंडा याद रखना कि कौन सी चीज क्या कर रही है, उसके हिसाब से तुम्हें आंसर देना है। यहाँ तो ये ऐसा तुम्हें समझ आ गया, तो वहां पर क्वेश्चन तुमसे पूछेगा और आपने मतलब उसके हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन बोली कि अब देखो और क्या बोल रहा है, एंटी सेंस ऑफ PMR1 mRNA। वो कह रहा है कि एंटी सेंस ऑफ PMR1 मैसेंजर आरएनए, तब क्या होगा? क्या नाम, नेहा मैडम आंसर कीजिए मेरे को। एंटी सेंस ऑफ PMRA1 मैसेंजर आरएनए। सर ये नहीं आया समझ में। मतलब कि मेरे पास एक मैसेंजर आरएनए ऐसा है जो एंटी सेंस है PMR1 का, मतलब वो PMR को दुखी करता है, उसको बंद करता है, उसको हाइड करता है, उसका एंटी है। तो तब रिजल्ट क्या तो रहता है? नहीं बनेगा, तो हाँ इनहिबिट कर देगा, स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम हाँ, नहीं बनेगा मतलब। हाँ तो स्केलेटो तो कैसा बनेगा? नॉन स्केलेटोजेनिक मेसेंकाइम बनेगा। कैसा बनेगा? मतलब वो क्या बना सकता है आपके लिए? वो बना सकता है इम्यूनोसाइट्स आपके लिए बना देगा, आपके लिए पिगमेंट साइट बना देगा, आपके लिए मसल्स बना सकता है, बट वो स्केलेटन नहीं बना पाएगा, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास है, चौथा मेरे पास क्वेश्चन है कि एंटी सेंस ऑफ हिस सी mRNA। तो महिमा मुझे जवाब दो, अब क्या होगा अल्टीमेट रिजल्ट जब आपके पास हिस सी का एंटी सेंस प्रेजेंट हो? तो सर स्केलेटन मेसेंकाइम बनेगा। हाँ शाबाश। यहाँ पर क्या होगा, अगर आप मतलब हिस्सी का अगर आप एंटी सेंस दे रहे हो, मतलब कि आप PMR1 जैसा कोई चीज उसको दे रहे हो, या तो PMR1 ही दे रहे होगे या कुछ इसके जैसा कोई ऐसा जो हिस्सी जीन्स के एक्सप्रेशन को, उसके फंक्शन को रोक दे, और रोक रहा है तो मतलब आपका जो हिस्सी जीन है वो काम नहीं कर पा रहा, और उस वजह से आपका LX1, आपका TBR, आपका ETS, आपका डेल्टा वो काम कर रहे हैं, और आपको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? आपके पास जो स्केल्टोजेनिक जो मेसेंकाइम है वो बन जा रहा है। क्लियर है? समझ आ गई? ये क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। सर तो मतलब इसका आंसर क्या हुआ? मतलब क्वेश्चन तो ये तो आपने समझा दिया ना, हमें ऑप्शंस भी पता लगे, पर आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं समझ आया कि क्या पूछा है इसमें। मैम क्वेश्चन यही पूछा, वो तो क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर मैंने कम से कम आपको 8 क्वेश्चन, 1 2 3 4 क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको। मतलब 4 तरीके से वो पूछ सकता है आपको अलग अलग क्वेश्चन, जिसके आंसर अच्छा अच्छा। आपने इनके अकॉर्डिंग, इनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग देना है। मतलब कहीं वो पूछेगा कि स्केल्टोजेनिक मेसेंकाइम की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई, हुई तो किसने की, नहीं हुई तो किसकी वजह से नहीं हुई, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है। बस आपको ये जो मेन जो ये डायग्राम है ये याद रखने हैं कि आपको पता है कि हैसी जो हिस सी है वो कब काम करता है और कब करता है। ओके सर। हिस्सी, हाँ, जो हिस्सी जीन्स है वो तब काम नहीं करेगा जब PMR1 एक्टिवेटेड होगा, और PMR1 तभी एक्टिवेट हो सकता है जब OTX को बीटा कैटेनिन मिले, और स्केल्टोजेनेटिक मेसेंकाइम तभी बन सकते हैं जब TBR ETS डेल्टा बनते हो, मतलब वो एक्सप्रेस हो रहे हो, वो आजादी से काम कर रहे हो। नॉन स्केल्टोजेनिक मेसेंकाइम तभी बनता है जब ALX1 TBR ETS डेल्टा हाइड रहते हैं, काम नहीं करते, उनके काम ना करने का ये रिजल्ट है कि नॉन स्केल्टोजेनिक मेसेंकाइम बन रहा है। क्लियर है? हाँ जी सर। दो क्लियर हो गया ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ आ रहा क्वेश्चन है? यस सर, आ गया समझ। यस सर यस सर। ओके, ये बस मतलब आपको समझ लो कि ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया, और ये अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आप उसको इजीली कर सकते हो। मतलब
जो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो तो बहुत नंबर वाला क्वेश्चन एज इट इज ऐसे ही बनेगा जो आपको दिख रहा है। ये पूरा मतलब उसमें आपको 4 नंबर में पूरी चीजें पूछ सकता है वो। हर ये नहीं कि एक ही चीज पूछेगा, इसके अंदर वो आपको सारी ये सारी चीजें, सारी जितने जो क्वेश्चन लिखे हैं सब कुछ पूछेगा, तब 4 नंबर बनेंगे आप। तो उसको आपको फिर पूरा आपको अगर अल्टीमेट तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे। समझ आ रही बात? यस सर। चलिए तो आगे देखते हैं। सर अब उसने कहा कि गैस्ट्रुलेशन को थोड़ा चेकआउट कर लेते हैं। सी अर्चिन के अंदर हम कर ही हैं, सारा काम तो कर ही रहे हैं। तो उसने कहा कि हुआ क्या कि जो जब जैसे बीटा कैटेनिन आपकी क्या हुई, एक्टिवेट हुई इन साइटोप्लाज्म, तो हमें बीटा कैटेनिन के एक्टिवेट से हमें क्या मिल जाती है, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये हमें पता लग गया। बीटा के एक्टिवेशन से हमें क्या मिलता है, एंडोडर्म और मेसोडर्म। और इनिबिशन ट्रांसलोकेशन ऑफ बीटा कैटेनिन इन साइटोप्लाज्म, तब हमें क्या मिलती है, एक्टोडर्म। थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हुआ क्या था। जैसे मैंने बात की अभी अभी आपसे बात की कि मेरे पास जो मेरा वेंट्रल पोल है, वेजिटल पोल है, और मेरा क्या है, एनिमल पोल। तो मैंने आपको अब क्या बोला कि जो बीटा कैटेनिन है, जब मैंने डायग्राम भी बनाया था, बीटा जो कैटेनिन है वो उसका एक्सप्रेशन यहां तक ही रहता है। और जहां तक बीटा कैटेनिन एक्टिवेटेड रहेगी, वो पार्ट आपके लिए फ्यूचर में एंडोडर्म और मेसोडर्म बना के देता है। जिस पार्ट में बीटा कैटेनिन कैसी है, इनहिबिशन है उसका, वो नहीं जा पा रही, तो वो हिस्सा मतलब ऊपर वाला हिस्सा आपके लिए क्या बना रहा है, एक्टोडर्म। इसीलिए जो आपके मीजोमेयर्स हैं वो क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, मुझे आंसर करो। एक्टोडर्म। हाँ, क्यों? क्योंकि जो बीटा कैटेनिन है वो सबसे ज्यादा है आपके लार्ज माइक्रोमेयर्स के पास, उससे कम है आपके वेज 2 के पास, बाकी इन तीनों के पास बिल्कुल नहीं है। तो ये तीनों ही मिलके क्या बना रहे हैं आपके लिए, वो इसका अपर पार्ट, वेज 1 का अपर पार्ट, और बाकी ये ऊपर वाले दो क्या बना रहे हैं, एक्टोडर्म। और ये एक्टोडर्म अपर एक्टोडर्म हाँ, वेज 1 का अपर पार्ट क्या बना रहे हैं आपके लिए, ओरल एक्टोडर्म। क्या बना रहे हैं, ओरल एक्टोडर्म। ओरल मतलब जो माउथ के एरिया होता है उसको बोलते हैं ओरल एक्टोडर्म। ठीक। तो ये इसलिए एक्टोडर्म बना पा रहे हैं क्योंकि इसका जो बीटा कैटेनिन का असर है वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे बिल्कुल कम होता जाता है। वो ज्यादा किधर मिलती है हमको, वेजिटल पोल की तरफ। यहां नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? क्योंकि इस एरिया में डाई शेल्फ नहीं है। क्वेश्चन यहां भी बन सकता है क्योंकि अपर वाले पार्ट में ये जो आपका एनिमल पोल है वहां पर डीएसएच नहीं होता, डाई शेल्फ, है ना, ये यहाँ नहीं होती। ये कहाँ होती है, इसका एक्सप्रेशन इसका असर कहाँ होता है, वेजिटल पोल पर। तो इसलिए जो वैसे हमारे पास जो सारी की सारी जो आपकी बीटा कैटेनिन थी वो हाइड हो रखी थी। आपको डायग्राम मेरे को पीछे वाला याद होगा। और जैसे ही वो आपको डाइशेल्फ मिलते हैं, डाइशेल्फ की जो वैक्यूल्स होते हैं वो फटते हैं, और उनके फटने से इनका जो ब्लॉक है वो हट जाता है, और बीटा कैटेनिन आजादी से काम आपको कि जहां पर बीटा कैटेनिन होगी वो एरिया आपको एंडोडर्म और मेसोडर्म बना के देगा, और जहां पर बीटा कैटेनिन का क्या होगा, इनिबिशन होगा, वो एरिया आपको क्या बना के देगा, एक्टोडर्म। क्लियर है? यस सर। यस सर उसके बाद उसने क्या बोला, अगर आप लिथियम क्लोराइड का यूज करते हो, ये भी बहुत अच्छी चीज है, कहता अगर आप लिथियम क्लोराइड का यूज करते हो तब भी आपका GSK3 इनिबिट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि मैंने आपको बताया, जब मैंने स्टार्टिंग में जब हमने बनाया था, देखो बातें तभी समझ में आ रही होंगी अगर आप पीछे का थोड़ा सा रिवाइज रखोगे। जैसे मेरे पास ये थी, हमने ये हमारे पास वो है। अब इसमें हमने बात की कि ये हमारा एनिमल पोल है ऊपर। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा मैं दोबारा बनाता हूँ। तो अभी हमने बात की कि भाई ये मेरे पास क्या है, एनिमल पोल है। अपर वाला क्या एनिमल पोल है, और नीचे वाला क्या है, विटल पोल है। तो उसने कहा कि आपके पास एक्चुअल में तो सारी जगह क्या है, बीटा कैटेनिन तो ऐसी बात नहीं है कि कहीं और नहीं है। ठीक है, बीटा कैटेनिन हर जगह है आपके पास, पूरे उसके अंदर है। दिख रहे हैं आपको बीटा कैटेनिन, ये जो मैंने बनाया है वैक्यूल, दिख रहे हैं बेटा? यस सर। हाँ जी सर अब वो कहते हैं ये बीटा कैटेनिन के वैक्यूल है, लेकिन ये हाइड है। हाइड किसकी वजह से है, महिमा आंसर करो, हाइड किसकी वजह से है? जीएस GSK3। वेरी गुड। अब इसमें क्या है,
ये GSK3 है, GSK3 बैठा है इनके ऊपर। ये सारे हाइड है, बंद है, चुपचाप बैठे थे, बीटा कैटेकिन काम नहीं कर पा रहे। अब क्या हुआ, कहता जो आपका जो DSH है यानी कि डाई शेल्फ है, वो हमें कहाँ मिलता है, वो मिलता है कहाँ मिलता है नेहा मैम, हमें जो हमारा ये होता है, क्या नाम उसका, सर डाई शेल्फ कहाँ वेजिटल पोल वाली साइड को मिलता है वो। हाँ, ये मिलता है वेजिटल पोल पे साइड पे, ठीक है, इस वाले एरिया में मिल जाएगा आपको लगभग ऑलमोस्ट, इस वाले एरिया में। अब जहां जहां इसका असर है, किसका असर है, आपके डाई शेल्फ का, उस एरिया की जो फिर क्या होगी, जो GSK3 होगी, वो क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी ड्यू टू डाई शेल्फ, क्योंकि डाई शेल्फ के पास है JBP, और JBP क्या कर देती है, GSK3 को हाइड कर देती है। अब उसने कहा अगर आपके पास, चलो हम बात करें ये नहीं हो, अगर आपके पास क्या है लिथियम क्लोराइड, तो भी ये वैसे काम करेगा। लिथियम क्लोराइड क्या, अगर लिथियम क्लोराइड आपके पास है, तो आप अगर GSK3 को उसको हाइड करवा सकते हो, मतलब लिथियम क्लोराइड भी GSK3 को क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। तो फिर जहां की भी GSK3 हाइड होगी, वो एरिया की GSK3 के हाइड होने की वजह से वहां पर क्या बनेगा, एंडोडर्म और मेसोडर्म क्या बनेगा, क्योंकि बीटा कैटेकिन एंटर इनटू द ऑल सेल न्यूक्लियस। बीटा कैटेकिन हर किसी के पास होती है, पर GSK3 की वजह से वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि GSK3 नहीं हटता एनिमल पोल के साइड, क्योंकि वहां तक डाई शेल्फ नहीं होता है। तो अगर आप लिथियम क्लोराइड डाल देते हो, तो लिथियम क्लोराइड तो पूरे आपके एम्ब्रियो में आ जाएगा, और वो हर जगह के GSK3 को हटा देगा, इनहिबिट कर देगा, और इसलिए आपको हर जगह पर क्या मिलेगा, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है कि भाई अगर मैं GSK3 को इनहिबिट कराना चाहता हूं और मेरे पास डाई शेल्फ नहीं है, तो मैं कौन सा केमिकल यूज करूं, तब आपका आंसर क्या होगा, आंसर आप करोगे लिथियम क्लोराइड। हाँ जी, क्या करोगे, लिथियम क्लोराइड। समझ आ रहा है, सभी को समझ आ रहा है? यस यस सर। सर। ओके ओके। एक्चुअली मैम बात यह है कि महिमा तो मेरी पहले पढ़ी हुई है, तो उसको तो मेरा जो पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपको मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम मेरे मेरे से पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है मैम? यस सर, मुझे आ रहा है, मतलब आ जाता है मुझे समझ में थोड़ा सा, मतलब बार बार मैं रिपीट कर देखती रहती हूँ ना, तो फिर आ जाता है मुझे। पर अभी हाँ आज जी, हाँ ये जी। वाला जो टॉपिक है ये तो मुझे आ रहा है पूरा समझ में। ओके मैम, ओके ओके। क्योंकि मैम एक होता है ना कि आप किसी से रेगुलर पढ़ रहे हो ना, तो उसकी हर बात समझ आती है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो तो चीजें समझ में नहीं आती है ना। अब ये जो महिमा है और या जो आशीष है, वो तो मेरे से 2-3 साल पढ़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको पता है मेरा क्या फ्लो है। तो उस हिसाब से आपको मैं मतलब जहां ना लगे पता, आप दोनों चाहे महिमा हो कोई भी हो, वो दोबारा पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हमने इतनी बातें सारी डिस्कस कर ली कि हमारे पास क्या है, ये आपका एम्ब्रियो, और ये ऊपर वाला एनिमल पूल है, नीचे वाला वेजिटल पूल है, और ये इधर वाली जो सेल्स है वो बनाती है एक्टोडर्म। अब आपको पता लगा एक्टोडर्म क्यों बनाती है, क्यों बनाती है, क्योंकि इनके पास डाई शेल्फ नहीं है। डाई शेल्फ नहीं होगा तो बीटा कैटेनिन काम नहीं कर पाएगी, और जब बीटा कैटेनिन काम नहीं करेगी तो वो वाली सेल्स क्या बनाती है, हमेशा एक्टोडर्म। पता लग गया? यस सर। यस नीचे सर। वाली सेल है वो क्या बना रही है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। जो नीचे वाली सेल है वो एक्टोडर्म और मेसोडर्म बना रही है। तो एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो एंडोडर्म और मेसोडर्म कैसे बन रही है, वो इसलिए बन रही है क्योंकि जो हमारे पास क्या था, आपके पास जो हमारे पास जो आपके यहाँ पर क्या है, निचले वेजिटल पोल पे क्या होता है, डाई शेल्फ। और डाई शेल्फ किसको एक्टिवेट करवाता है, डाई शेल्फ के बीटा कैटेकिन को, और बीटा कैटेकिन के एक्टिवेशन से आपको लोअर साइड पर क्या मिलेगा, एंडो और मीजो बन रहा है। ये एंडो और मीजो, जो ब्लैक वाले हैं, मतलब ये नीचे पोल है, वो आपके लिए कैसा बिहेव करेगा, कैसा बिहेव करेगा, वो स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम बनाएगा। कैसा बनाएगा, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। समझ आ रही है मैम, बात समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इसमें दो पार्ट, एक पार्ट बन रहा है प्राइमरी मेसेनकाइम, और दूसरा पार्ट बन रहा है सेकेंडरी मेसेनकाइम। जो जो ब्लैक किया हुआ है वो बना रहा है आपका प्राइमरी मेसेनकाइम, और प्राइमरी मेसेनकाइम आगे आगे फर्दर आपको क्या देगा, स्केलेटोजेनिक मेसेनकाइम। जबकि जो आपके पास नॉन स्केलेटोजेनिक है वो आपको आपको क्या बना के देंगे, जैसे मसल्स आपके लिए है ना, इम्यूनोसाइट सेल्स, इस तरीके से बना के देंगी। तो वो क्या बनेगा फर्दर, एंडोडर्म, और ये क्या बना रही है, मेसोडर्म। उसके बाद क्या होगा, फ्लैटनिंग
पोल की फ्लैटनिंग होगी, फ्लैटनिंग से क्या हुआ, धीरे धीरे इनग्रेशन, कुछ सेल्स की जो लेयर है इंडिविजुअली अंदर की तरफ जाना शुरू होगी। इनग्रेशन हमने पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा, सेलुलर मूवमेंट में हमने पहला पढ़ा था इन्वेजिनेशन और एक पढ़ा था इन्वोल्यूशन और अगला था इनग्रेशन। तो इनग्रेशन क्या होता है, जब आपकी इंडिविजुअल सेल आपके वेजिनल पोल से अंदर की तरफ जाना शुरू करती है, अंदर की तरफ मूव करना शुरू करती है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला हुआ इनग्रेशन, फिर होगा इन्वेजिनेशन, पहला होगा इनग्रेशन, फिर क्या होगा क्लियर हो गया। तो ये चीज इस तरीके से आपका जो ब्लास्टुला है वो गैस्ट्रुला में बदलता है, ये सारी कहानी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास कैसे ये जो इन्वेजिनेशन हो रहा है, देख रहे हो आप। तो ये बाहर वाली क्या है, एक्टो, बाहर वाली क्या है आपके पास एक्टो, अंदर वाली क्या है, ये आपकी ये जो ऊपर मैंने किया है ग्रीन कलर, नीचे किया मैंने आपका ये कैसा कलर होगा, इसको क्या बोलते हैं, मतलब लाइट वॉयलेट कलर है ना, ऊपर मैंने किया ग्रीन, आप देख लेना उसमें जब आपको अभी अगर कलर नहीं शो हो रहे हैं तो ये आपके नहीं लिए सर, हो इतनी रहे जो हैं, ये कलर जो शो हो रहे हैं हमें। हो रहे हैं क्या, हाँ जी सर, हो रहे हैं। महिमा आपको हो रहे हैं बेटा, हाँ जी सर, हो रहे हैं। आज कैसे हो रहे हैं, तो आज बड़े खुश हैं कलर भी, ऐसे तो होते नहीं कभी। नहीं सर, बीच बीच में जब आप कम जूम करते हो ना, तब हमेशा शो हो जाते हैं कलर बीच बीच में। अच्छा अच्छा, तो ये जो मैंने ये जो ग्रीन कलर किया हुआ ना, ये आपके लिए क्या क्या बना रहा है, एक्टोडर्म लेयर है ना। क्यों एक्टोडर्म बना रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीटा कैरोटीन एक्टिवेट नहीं है, और बीटा कैरोटीन के सेल्स में ये फिर क्या बनता है, एक्टोडर्म बनाता है। लेकिन बीटा कैरोटीन अगर अवेलेबल तो वो पार्ट आपके लिए इन फ्यूचर या उसका फेट क्या रहेगा, एंडोडर्म और मेसोडर्म, क्या रहेगा, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो उसने कहा कि ये जो नीचे वाली है ये बना रही थी एंडोडर्म, और उसके अंदर क्या हुआ, इनवेजिनेशन, इनवेजिनेशन से वो अंदर की तरफ जब गई तो उसमें इनफोल्डिंग हुई, किसकी, इनफोल्डिंग ऑफ एंडोडर्म, और वो फिर क्या बनाएगा, सेकेंडरी मीसेनकाइम, क्या बनाएगा आपके लिए, सेकेंडरी मीसेनकाइम। और बीच में क्या बन रही है, गट, यानी आर्क एंट्रियन। ये गट कैविटी को क्या बोल रहे हो आप, आर्क एंट्रियन, जो आपके लिए क्या बनाएगी, गैस्ट्रोसील कैविटी। जो प्रिमिटिव में आपके लिए क्या बनेगा, गट, आपकी एलिमेंट्री केनाल। जो गैस्ट्रोसील कैविटी है वो कल को जाके आपके लिए क्या बनाएगी, गट। और ये जो ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है ये बनाएगा आपका एनएस, क्या बनेगा, एनएस। तो आपको पता लग गया ना कि उसने क्या बोला कि जो इस तरीके से यहां जो आपके लिए क्या बन रही है, ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है वो आपके लिए क्या बनेगी फ्यूचर में जाके, एनएस बनेगी। और पीछे ये जो कैविटी बनी, ये बनी, इसको बोल रहे हो आर्क एंट्रियन, क्या बोल रहे हो, आर्क एंट्रियन। ये जो आर्क एंट्रियन है क्या है, गट कैविटी। गट कैविटी मतलब जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, जिसमें एक साइड माउथ होता है, एक साइड क्या होता है, एनएस। तो ये जो ल्यूमन बनी, जो कैनाल बनी, उसको बोल रहे हैं गैस्ट्रोसील कैविटी, यानी कि आर्क एंट्रियन, या सिंपल लैंग्वेज में गट कैविटी। तो ये आपके लिए क्या बना के दे रहा है, गैस्ट्रोसील, क्या बना के दे रहा है, गैस्ट्रोसील। समझ आ गया सभी को, यस यस सर। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या, ये हमारे लिए क्या बन गई, अब तो अगर कब ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला जो पॉइंट है अगर वो किस में बदल रहा है, मतलब कि ये एनिमल किस सिचुएशन में आ रहा है, किस कैटेगरी में, डिट्यूरोस्टोम्स में। अगर यही पॉइंट क्या बनता, माउथ, तो वो क्या बन जाते, प्लूरो डिटोरो, है ना। तो अगर अभी हम यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये क्या बना रहे हैं, आइनस, तो हम भी कैसे हैं, डिटोरोस्टोमिक, कैसे हैं, डिटोरोस्टोमिक। और अगर ये क्या बनता, माउथ बनता, तो वो क्या हो जाते, प्लूरो डिटोमिक, है ना। तो वो अलग सिचुएशन बन जाती है। आगे देखते हैं, तो वो मतलब उनको हम बोलते हैं जो एनस बनाए, यानी कि वो हो गए डिटोरोस्टोम, क्या हो गए, डिटोरोस्टोम। और जो क्या बनाए, माउथ, ये ओपनिंग क्या बने, माउथ, तो उसको बोलते हैं प्रोटोस्ट्रोम, क्या बोलते हैं, प्रोटोस्ट्रोम। और जो एनएस बनाए यही ओपनिंग, तो वो क्या बनेगी, ड्यूटोरोस्टोम। आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास उसने बोल दिया कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, ये आपकी फर्स्ट जो हमारे पास, ये आपकी फर्स्ट फोर्स है, मतलब ताकत लगी है जो इन्वेजिनेशन से जो माइग्रेशन हुई है। और दूसरा सेकंड फोर्स क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, बाय फिलोपोडिया। तो वो मतलब इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे पास, ये देख रहे हो आप, जो सेकंड हमारे पास जो डायग्राम आया, इसके बाद हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अंदर की तरफ क्या हुआ है, इन्वेजिनेशन। तो जो पहला जो अंदर की तरफ जो ये फोर्स लगा, पुश लगा, पहला जो फोर्स लगा वो लगा इन्वेजिनेशन के थ्रू। और इस इन्वेजिनेशन से आपने सेल की कराई माइग्रेशन, क्या कराई,
माइग्रेशन। उसके बाद क्या होगा, यहाँ क्रिएट हो जाएंगे, ये देख रहे हो ना आपकी, ये अंदर वाली वॉल और ये बाहर वाली, तो इनके बीच में क्या हुआ है, एक नया स्ट्रक्चर बन गया जिसको हम बोलते हैं फिलोपोडिया। क्या बोलते हैं? फिलोपोडिया। ये फिलोपोडिया करेंगे पुल, खींचेंगे उसको पीछे। तो मतलब पहले तो आपने यहां पर इनवेजिनेशन से सेल को अंदर किया, मतलब ऐसे फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या है, वो क्या समझा रहा है, इसको मैं अपने डायग्राम, छोटे डायग्राम ये है, और एक ये सिचुएशन है। इन दोनों डायग्राम में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है? क्या फर्क नजर आ रहा है? ज्यादा इन्वेजिनेशन होगी है सेकंड वाले में। हाँ, सेकंड में ज्यादा होगी। कहता जो स्टार्टिंग इनिशियल फेज पर जो आपकी इन्वेजिनेशन हुई है, जो इनिशियल स्टेज पर जो इन्वेजिनेशन हुई है, उसमें आपके लिए जो फोर्स प्रोड्यूस किया है वो किया है इन्वेजिनेशन प्रोसेस ने। क्लियर है? लेकिन जो बहुत डीप चली गई इन्वेजिनेशन, जो बड़ी डीप चली गई इन्वेजिनेशन, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा जो फोर्स चाहिए था वो एक न्यू क्रिएट करके दिया है, और वो किसकी हेल्प की थ्रू हुआ है? वो हुआ है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिलोपोडिया। समझ आ गया महिमा? समझ आया बेटा? यस सर। तो यहां पर हमारे पास क्या है कि ये जो इन्वेजिनेशन हुई है ज्यादा वाली, डेप्थ वाली, वो आपके एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बन गए हैं। किसके किसके बीच में बने हैं? आपकी जो आउटर, आपकी जो एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली जो आपकी क्या है, ये आर्केंट्रियन और ये बाहर, इनके बीच में क्या बन गया, एक एक्स्ट्रा फिलियोपोडा बन गया, स्ट्रक्चर बन गया जो खींच रहे हैं इसको पीछे की तरफ। तो इस तरीके से, तो आपको अगर वो पूछ सकता है कि आपके लिए फर्स्ट, डायरेक्ट ऐसे पूछेगा फर्स्ट फोर्स में किसने हेल्प की, तो आप बोलोगे इन्वेजिनेशन। सेकंड फोर्स में किसकी थ्रू हेल्प हुई, तो आप बोलोगे बाया फिलोपोडिया। क्या बोलोगे? बाया फिलोपोडिया। तो ये क्या करते हैं? पुल करते हैं अपवार्ड, खींच रहे हैं। ये जो आपका फोर्स है वो लग रहा है ऐसे, इस डायरेक्शन में, अपवार्ड, ऐसा लग रहा है। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हुआ है? यस सर। हाँ जी सर। ओके, आगे चलते हैं। अब धीरे धीरे वो और आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक साइड ब्लास्टोपोर बना, दूसरी साइड उसकी सेकंड ओपनिंग यानी कि माउथ होगी, है ना? वो बस वही उन्हीं चीजों को, और वो तो जो मैंने कलर किया हुआ वो उसी तरीके से बना हुआ है। मतलब कि एक आपके पास जो आउटर है वो बन रहा है एक्टोडर्म, है ना? और जो आपके पास जो बीच वाला कलर है, ये आपके लिए क्या बना रहा था? एंडोडर्म। और उसके अलावा हमारे पास जो बीच में जो बना वो क्या? मीजोडर्म। तो फिर धीरे धीरे उसकी इस तरीके से फॉर्मेशन होती चली जा रही है। तो ये जो आप देख रहे हो बीच में रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या आपकी स्केलेटन रॉड है, और ये प्राइमरी मीजनकाइम है। क्या ये प्राइमरी मीजनकाइम है ना? और ये माउथ वूथ बन रहे हैं, और इस तरीके से। तो ये सारी चीजें, अब ये तो डायग्राम है, ये बस आपको देखना है जनरली कि कौन सी चीज कहाँ सेटलमेंट है। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? वो कहता है जो ब्लास्टोपोर है, अगर वो ब्लास्टोपोर एनएस बना रहा है, मतलब अगर ब्लास्टोपोर से पहले, ब्लास्टोपोर जो आपकी ओपनिंग है वो कन्वर्ट हुई सबसे पहले एनएस के अंदर, और दूसरी ओपनिंग बनी माउथ, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे ड्यूटोरोस्ट्रोम। क्या कहलाएंगे? ड्यूटोरोस्ट्रोम। आपका अगर ब्लास्टोपोर सबसे पहले उसने कन्वर्ट हुआ वो माउथ के अंदर, मतलब पहली ओपनिंग आपकी माउथ बनी, फिर दूसरी, थोड़ी देर बाद दूसरी ओपनिंग जो बच गई, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे ये आपका डायग्राम, ये डायग्राम कहता है अगर ये वाली जो ओपनिंग, इसको बोलते हो ब्लास्टोपोर। कहता है अगर ब्लास्टोपोर, ये जो ब्लास्टोपोर है, अगर वो पहली ओपनिंग में बनाए एवनस, तो वो ऑर्गेनिज्म होगा ड्यूटोरोस्ट्रोम। अगर ये जो आपका ब्लास्टोपोर है, अगर ये इसकी यही जो ओपनिंग है ये सबसे पहले बदल जाए माउथ में, तो ऐसा ऑर्गेनिज्म कहलाता है प्रोटोस्ट्रोम। क्या बोलते हैं उसको? प्रोटोस्ट्रोम। क्लियर है महिमा और मैडम दोनों? यस पर सर। आपने तो ये नहीं बोला था कि यहाँ से जो भी सबसे पहले एनएस ही बनता है। नहीं नहीं, इससे 100% नहीं बनता। नहीं, ऐसे नहीं बोला मैंने कभी कि बनता है, हमारे अंदर बनता है, मतलब मेंबर्स की जो कैटेगरी है वो आती है ड्यूटोरोस्टोम्स के अंदर। इसमें आती है ड्यूटोरोस्टोम में, सब में नहीं बनता। मतलब कहने का मतलब ये जो आपकी, हाँ, ये जो ओपनिंग है, मैंने ऐसे कभी नहीं बोला कि ये हमेशा ऑलवेज माउथ में, एनएस में कन्वर्ट होगा, ये कभी नहीं। मतलब वो हमारे अंदर, मतलब ह्यूमन बींग्स के अंदर तो ये बनता है, लेकिन बाकियों में, इसलिए हम किस सिचुएशन में आते हैं? ड्यूटोर। मतलब ये जो ब्लास्टोपोर है, अगर ये एनएस बना रहा है तो वो आपकी आपकी, और अगर ये क्या बन रही है, ये ओपनिंग पहले माउथ में, तो वो कैसे ऑर्गेनिज्म हो गए? प्रोटोस्टोम। तो वो कहता है
ड्यूटेरोस्टोम में कौन कौन से एग्जांपल आगे? वर्टिब्रेट, एकाइनोडर्मेट और फ्रॉग्स। जबकि प्रोटोस्टोम में कौन से एग्जांपल आगे? इनवर्टिब्रेट्स, स्नेल, सी एलिगन और ट्यूनिकेट्स। ये सारे के सारे एग्जांपल आपके प्रोटोस्टोम के अंदर। क्लियर होगी बात? समझ आ रही है? यस सर। यस सर। और जो दूसरी ओपनिंग होती है, जो दूसरी आपकी सेकंड ओपनिंग होती है, वो यहां होती है, जस्ट उसके अपोजिट, ये वाली ओपनिंग। तो अगर ये बना है एनएस में जा रहा है तो ये माउथ में चला जाएगा, अगर ये माउथ में गया है तो फिर ये एनएस में चला जाएगा। क्लियर है? सारी चीजें क्लियर होगी? यस सर। हाँ जी सर। ओके मैम, ओके। चलिए आज इतना ही करते हैं, फिर कल हम अपना सुबह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं हम, है ना? ठीक है सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड ओके, नाइट सर। गुड नाइट।